सर वॉइस नहीं आ रही सर। अपन चालू तो करवा दे तो आवाज आवे ने। दो मिनट। So good evening to all of you. Am I audible? Hello. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So last lecture we have discussed about the provisions related to gift. Okay. So all these provisions related to gift we have discussed in my last lecture. Okay. Now see we have to solve certain examples today. Okay, on the gift. So let us start with this illustration number 3. So here it is a very simple examples are given, not that much difficult. Okay, you can give the answer this third number question. Let us ऐसे ही solve करते हैं. I will not write down anything. देखो Flora has received following gift during the year ending 31st March 2022. So A, B, C, three gifts he has received, and it is this asked us that discuss the taxability or otherwise of this gift in the hands of Flora. देखो she has received rupees 40,000 from her elder sister. Elder sister से 40,000 मिला, क्या होगा? टैक्सेबल एग्जाम। Exempt. Exempt. एग्जाम। देखो elder sister, your brother and sister is your relative. आपके खुद के ब्रदर और सिस्टर आपके रिलेटिव और रिलेटिव से गिफ्ट मिला है तो एग्जाम। तो आगे हमें उसको 50,000 की गिनती करते हैं तो उसके अंदर कंसीडर नहीं करना है। यू कैन सी द नेक्स्ट पॉइंट, रुपीज 60,000 फ्रॉम द डॉटर ऑफ हर एल्डर सिस्टर। देखो आपके ब्रदर और सिस्टर आपके रिलेटिव है, फिर उसके बच्चे हैं वो आपके रिलेटिव नहीं है, योर ब्रदर एंड सिस्टर तक सीमित है। फिर उससे आगे जाएगा रिलेशन तो दे आर नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। योर स्पाउस इज योर रिलेटिव, योर पेरेंट्स आर योर रिलेटिव, योर ब्रदर एंड सिस्टर आर रिलेटिव, स्पाउस के पेरेंट्स रिलेटिव, स्पाउस के ब्रदर और सिस्टर रिलेटिव, स्पाउस के फादर के पेरेंट्स रिलेटिव, आपके खुद के पेरेंट्स के पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स के पेरेंट्स रिलेटिव है लेकिन वो भी फादर साइड के, ठीक है, तो वो रिलेटिव है। दैट वी हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशन। तो भी यहाँ आपको ये 60,000 किससे मिल रहा है? यू आर रिसीविंग दिस 60,000 फ्रॉम द डॉटर ऑफ हर एल्डर सिस्टर, एल्डर सिस्टर की डॉटर। देखो आपको रिलेटिव की डेफिनेशन में मैंने ये नहीं पढ़ा, तो ये 60,000 वॉट एवर यू आर रिसीविंग, देखो ये 60,000 है, और अगर ये सिंगल ट्रांजेक्शन को भी मैं देखूँ ना तो वो 50,000 से ज़्यादा हो गया, तो दिस विल बी टैक्सेबल। तो यू कैन सी द आंसर कि ₹60,000 रिसीव्ड फ्रॉम द डॉटर ऑफ सिस्टर इज टैक्सेबल एज सी इज नॉट रिलेटिव एज पर द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के हिसाब से रिलेटिव नहीं है, और ये अमाउंट भी देखो, ये सिंगल अमाउंट भी हम देखें जनरली तो हम क्या करते हैं कैश में गिफ्ट के गिफ्ट में टोटल करके देखते हैं। हमारे पास 3 ही गिफ्ट है तो टोटल करने की यहाँ जरूरत नहीं, पहला तो एग्जाम्प्ट है, दूसरा उसको मिला है और 50,000 से ज्यादा है तो यू कैन से इट इज टैक्सेबल। सी में पॉइंट नंबर 3 कि ₹1,20,000 रिसीव फ्रॉम द वेरियस फ्रेंड ऑन ओकेजन ऑफ हर मैरिज। आपके खुद के मैरिज पे अगर आपको कुछ मिलता है तो इट इज नेवर टैक्सेबल, दैट यू ऑल नो, दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू। ओके, तो अगर आपको आपके खुद के मैरिज पे तो दिस 1,25,000 is not taxable, it is exempt. You can see here ₹1,25,000 is not taxable as it is received on occasion of marriage. तो मैरिज पे मिला है तो इसीलिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। It was very simple example. Now the next example is check the taxability of the following gifts received by Mrs. Kumkum during the previous year 2020-23 and compute the taxable income of the gift. आपको टोटल करके कैलकुलेट करने के लिए भी बोला है फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। ओके, तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसने 1 2 3 4 5 गिफ्ट रिसीव किए और हर एक की आपको टैक्सेबिलिटी भी डिसाइड करनी है एंड वी हैव टू डिस्कस एंड वी हैव टू डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम। ये भी बहुत सिंपल सा है, लिखने की जरूरत नहीं लग रही है मेरे को।
तो यू कैन लेट अस डिस्कस वन बाय वन। देखो, ऑन ओकेजन ऑफ हर मैरिज on 14th August 2022, she has received rupees 90,000 of gift, out of which 70,000 from the relative and balance from friends। अभी देखो, ये बहुत सिंपल सा पॉइंट कि आपको गिफ्ट मैरिज के टाइम पे मिलती है, तो वो रिलेटिव से भी मिलती है, रिलेटिव के अलावा किसी और से मिलती है, मैरिज पे मिला तो पूरा एग्जम्प्ट होगा, पूरा 90,000 विल बी एग्जम्प्ट। देखो, रिलेटिव और फ्रेंड से आपको गिफ्ट मिला है, ओके, देखो, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज आर नॉट टैक्सेबल, तो ये तो पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट? टैक्सेबल अमाउंट विल बी नील। नाउ यू कैन सी, कैश के बारे में ही बताया गया, और कैश के केस में क्या करना है, हमें टोटल करके देखना है, और अगर वो टोटल 50,000 से क्रॉस होता है तो टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो पहला वाला तो हमारा एग्जम्प्ट हो जाएगा, पहले वाला नॉट टैक्सेबल, एग्जम्प्ट। नाउ सी, ऑन 12 सितंबर 2022 she received a cash gift of rupees 18,000 फ्रॉम कजिन ऑफ हर मदर। देखो, आपके मदर तक आपके रिलेटिव है, ओके, मदर के कजिन्स, मदर के ब्रदर और सिस्टर भी आपके रिलेटिव है। देखो, आपके फादर आपका रिलेटिव, और फादर के फादर मदर रिलेटिव, उनके ब्रदर और सिस्टर रिलेटिव, इवन मदर के ब्रदर और सिस्टर रिलेटिव है, लेकिन मदर के कजिन आपके रिलेटिव नहीं है। रियल ब्रदर और सिस्टर हो गए मदर के, मतलब तुम्हारा मामा के मासी पास गिफ्ट मिले तो दैट इज एग्जाम, बट ये मदर का रियल ब्रदर नहीं है, वो कजिन है, कजिन से मिलता है तो टैक्सेबल होगा, एग्जाम नहीं होगा। तो दिस 18,000 कुड बी टैक्सेबल, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ क्या टैक्सेबल होगा, क्यों? क्योंकि सभी कैश में मिलने वाली गिफ्ट का टोटल मिला के 50,000 होता है तो टैक्सेबल होता है, 50,000 को क्रॉस। तो यहाँ हम पहले एक बार टैक्सेबल करके लिखेंगे, हर एक का टोटल करेंगे, इफ द टोटल एक्सीड्स 50,000 देन इट इज टैक्सेबल। 18,000 में यहाँ लिख तो रहा हूँ, कजिन से मिला तो टैक्सेबल है, तो वो टैक्सेबल है, लेकिन इसका टोटल करके एंड में भी हमें देखना है कि 50,000 को क्रॉस करना चाहिए। पहले हम लिखते हैं 18,000, तो 18,000 विल बी टैक्सेबल। The cousin of Mrs. Kumkum's mother is not a relative, hence the cash gift is taxable, तो 18,000 taxable हो जाएगा। Now the third, a sale for worth rupees 21,000 gifted by her friend, क्या होगा बोलो? गिफ्ट आपके फ्रेंड से पैम्पलेट में देखे बिना बताइए क्या होगा अगर सेल फोन मिला है फ्रेंड से? नॉट टैक्सेबल। क्यों टैक्सेबल नहीं होगा बेटा? व्हाट इज द लॉजिक? वो डेफिनेशन में नहीं है। यस, एग्जैक्टली, हमने बताया कि देखो, अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है तो मूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ ये 7 आइटम ही आता है, 8 आइटम ही आती है। ये 8 के अलावा शेयर्स, ज्वेलरी, बुलियन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी अदर वर्क। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। बेटा बाकी सबको आ रहा है? यस सर। ओके बेटा, आप जिसको आवाज नहीं आ रहा है वो एक बार एग्जिट करके एंटर करो, ठीक है? आपके यहाँ नेटवर्क एरर प्रॉब्लम होगा। तो देखो, ये सब आपको मिल रहा है, ऑल दिस तो टैक्सेबल। यहाँ पे आपको सेल फोन मिला है। नाउ सपोज इफ यू रिसीव द सेल फोन, then the cell phone is not fall under the definition of movable asset, so it is not taxable। तो सेल फोन के बारे में, सेल फोन is not included in the definition of movable property, hence it is not taxable। ठीक है? Now she gets the gift of rupees 25,000 from her elder brother, ऑफ एल्डर ब्रदर, अपने खुद के एल्डर ब्रदर के नहीं, एल्डर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड, हस्बैंड्स ग्रैंडफादर ऑन हर ऑन 25th अगस्त। देखो, आपके हस्बैंड के ग्रैंडफादर है, उसके एल्डर ब्रदर से आपको मिला है। देखो, अगर वही लेडीज है तो लेडीज का जो स्पाउस है उसके ब्रदर और सिस्टर रिलेटिव है, आपके ये उसका फादर रिलेटिव है, लेकिन ये फादर का भी फादर रिलेटिव हो सकता है, लेकिन उसका एल्डर ब्रदर रिलेटिव में नहीं आता, तो इट इज नॉट फ्रॉम रिलेटिव, सो इट इज टैक्सेबल। तो ये 25,000 रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता। ब्रदर ऑफ हस्बैंड्स ग्रैंडफादर इज नॉट रिलेटिव, हेंस इट इज टैक्सेबल, तो ये 25,000 टैक्सेबल हो गया। देखो, अभी टैक्सेबल पूरा होगा नहीं, ये डिपेंड्स कि कैश में मिले हुई सभी गिफ्ट का हमें टोटल करना है, और वो टोटल 50 से क्रॉस होता है तो एंड में हम टैक्सेबल करेंगे। ओके, नाउ लास्ट इज शी इज रिसीव्ड द कैश गिफ्ट ऑफ रुपीज 12,000 फॉर हर फ्रेंड। फ्रेंड से 12,000 रुपये मिला, फ्रेंड से मिला तो टैक्सेबल। अभी हम देखेंगे, देखो यहाँ टैक्सेबल क्या क्या होता है, 18,000, 25,000 एंड दिस 12,000। अगर हमने तीनों का टोटल किया, दिस टोटल इज 50 एक्सीडिंग रुपीज 50,000। देखो, ये टोटल मेरा 50,000 से कम होता,
क्योंकि देखो यहाँ मैंने टोटल किस किस चीज का किया, ऑल द आइटम विच आई हैव रिसीव्ड आर द कैश गिफ्ट, और सभी कैश गिफ्ट का टोटल किया, और ये टोटल 50,000 से ज्यादा हो गया, तो एंटायर 55,000 विल बी टैक्सेबल, होल अमाउंट इज टैक्सेबल, 5,000 नहीं पूरा टैक्सेबल होगा। सिंस द सम ऑफ मनी रिसीव्ड बाय कुमकुम विदाउट कंसिडरेशन, देखो सिर्फ मनी जो मिला है उसका टोटल किया, एक आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी मिली थी लेकिन वो टैक्सेबल की कैटेगरी में नहीं आती थी, बाकी सब जो 5 में से 4 गिफ्ट है तो कैश थी, तो कैश का मैंने टोटल किया, इट इज 55,000 से ज्यादा है। तो सिंस द मनी रिसीव्ड बाय मिसेस कुमकुम विदाउट कंसिडरेशन फॉर द प्रीवियस सर मंथ, आपका आवाज नहीं आ रहा। बाकी सबको आ रहा है Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा? आपको एग्जिट एंड एंटर्ड अगेन, ओके, यू एग्जिट एंड एंटर्ड अगेन, या तो फिर आपका मोबाइल का कुछ बंद होगा माइक, उसमें उसको एंटर करो, हेडफोन बाद सेकंड टाइम डालो, ओके। ये कौन है, इनको बताइए कि भाई हमारा सबका आ रहा है, कौन है, क्योंकि उसको मेरा आवाज नहीं जाता होगा, ओके, तो वो बाद में बोलते ही रहेंगे कि भाई सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। किसको प्रॉब्लम है, किसको नहीं आवाज आ रहा है, स्पीक अगेन तो आई शुड आइडेंटिफाई यू, ठीक है चलो कोई। So see, it is more than 50,000. देखो, this total is more than 55,000. So it is taxable. Whole amount is chargeable to tax. Okay. So I hope that ये सम भी आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा था, कुछ नया नहीं था इसमें, जो लास्ट मैंने कराया लास्ट टाइम वही था। Now the third example is given fourth. Okay, तीन चार एग्जाम्पल है, छोटे छोटे कर लेते हैं, यहाँ पे ही हो जाएंगे। Now see the next point is X gives following information about the movable properties not being a capital asset. देखो उसको कुछ मूवेबल asset प्रॉपर्टी मिली है, ओके, किसी से गिफ्ट में, देखो उसको उसने परचेज किया है या तो फिर किसी को फ्री में मिले। देखो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, दिस इज द नेम ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी व्हाट ही रिसीव्स। सेकंड इज द मार्केट वैल्यू, यहाँ पे मार्केट वैल्यू है, दिन सेकंड कॉलम अगर नहीं दिख रहा है तो यू राइट डाउन द मार्केट वैल्यू, और यहाँ पे कंसिडरेशन पेड, कंसिडरेशन पेड यहाँ आपने कुछ नहीं किया है तो नील लिखा है, यू हैव नॉट पेड एनी कंसिडरेशन, और यहाँ पे ये इसका और इसका डिफरेंस लिखा है। देखो यहाँ पे 3 जो गिफ्ट है पहली वो आपने विदाउट कंसिडरेशन बाय की है, तो बाकी की कुछ गिफ्ट में आप कंसिडरेशन भी पे कर रहे हो, ओके। तो सी ये उसको अलग अलग गिफ्ट मिल रही है, और इन दिस दे आर आस्किंग दैट यू डिटरमाइन वेदर दिस टैक्सेबल और नॉट। देखो यहाँ मिस्टर ए को ए ने एक गोल्ड रिंग उसको गिफ्ट में मिला है, ओके, गोल्ड रिंग फ्रॉम मिस्टर ए। अभी मिस्टर ए कौन है नहीं बताया कि वो फ्रेंड है, रिलेटिव है, तो वी एज्यूम दैट ही इज अ अननोन पर्सन, मतलब रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता, ओके। तो 22,000 का मिलता है, तो देखो पहले एक बार 22,000 टैक्सेबल है ऐसा करके हम यहाँ लिखेंगे कि 22,000 टैक्सेबल है, क्योंकि वो गोल्ड रिंग इज अ ज्वेलरी, ज्वेलरी इज टैक्सेबल। पेंटिंग आपको 20 से मिला है 16,000 का, तो वो भी टैक्सेबल होगा, तो हमने यहाँ 16,000 लिख दिए। और स्कल्पचर सी से मिला जिसकी वैल्यू 12,000 है। इस ये तीनों देखो, अगर जो मैंने आपको कल बताया देयर आर 2 सेपरेट कैटेगरी, कि आप खरीदते हो विदाउट कंसिडरेशन वाले की कैटेगरी अलग है। देखो मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, तो इसका भी एग्रीगेट करना है और उसकी 50,000 की लिमिट अलग है। और यहाँ पे अगर आप खरीदते हो और इफ इट द प्राइस पेड बाय यू इज लेस देन कंसिडरेशन, लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, तो वो डिफरेंस का भी 50,000 का लिमिट अलग अलग है, दोनों को अलग अलग सेपरेटली ट्रीट करना है। दैट इज व्हाट दिस एग्जांपल वांट टू कन्वे यू, ओके। पेंटिंग आपको मिला है 16,000, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, और स्कल्पचर मिला है मिस्टर सी से 12,000, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। देखो यहाँ मैंने कुछ पे नहीं किया, आई एम रिसीविंग एज ए गिफ्ट, और देखो ये तीनों आइटम मुझे मिली और तीनों का टोटल 50,000 हो रहा है, तो एंटायर 50,000 इज टैक्सेबल। वो कोई पूछ रहा था कि सर एग्जैक्ट 50,000 तो है तो शू करवानो, 50,000 के 50,000 थी वधे तो, ओके। इफ दिस एग्जैक्ट 50,000 होता है तो क्या होता है, सी देन इट इज नॉट टैक्सेबल। सो सॉरी, एग्जैक्ट 50,000 होता है तो टैक्सेबल नहीं होता है, 50,000 के ऊपर जाता है, एक्सीडिंग। देखो यहाँ सभी जगह पे मैंने आपको पढ़ाया था कि अमाउंट शुड एक्सीड, देखो यहाँ 50,000 की लिमिट है, कोई भी जगह पे क्या लिखे, अमाउंट एक्सीडिंग 50,000, 50 को क्रॉस करना चाहिए,
यहाँ पे भी क्या लिखा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इफ एक्सीड्स 50,000, 50,000 को क्रॉस करना चाहिए। ओके, यहाँ पे भी हमने देखा था इट एक्सीड्स 50,000, तो एग्जैक्ट 50,000 होता है तो नॉट टैक्सेबल होगा। ये यहाँ समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो देखो आपको 3 जगह से अलग अलग मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, बट द वैल्यू इज एग्जैक्ट 50,000, इट इज नॉट एक्सीडिंग 50,000। ये तीनों गिफ्ट एग्जम्प्ट हो जाएगी, मतलब नॉट टैक्सेबल होगी। अगर देखो इसका टोटल 50,000 एक हो गया होता ना तो एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल। अभी आपको देखो ये आपको अलग अलग परचेज किया है आपने, कि आपने डी से ड्राइंग परचेज किया जिसको आपने 80,000 उसकी मार्केट वैल्यू है, आपने 65,000 में परचेज किया। देखो ये जो परचेज करते हैं उसकी 50,000 की लिमिट अलग है, तो ये 80,000 का आपने 65,000 में परचेज किया। व्हाट इज द गिफ्ट इन योर हैंड, द डिफरेंस, ये 15,000 गिफ्ट है, वो टैक्सेबल हो सकता है, लेकिन ऐसी मिलने वाली अलग अलग गिफ्ट जो है उसका टोटल 50 क्रॉस करता है। तो अभी आपने सिल्वर बाय किया 85,000 का, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 75,000 है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना 10,000, तो ये 10,000 को भी हम टोटल में लेंगे। और आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन आपको आपने ऐप से परचेज की है और जिसकी आपने मार्केट वैल्यू है 60,000 और आपने कंसिडरेशन पे किया 35,000, सो दिस डिफरेंस 25,000 इज टैक्सेबल। अभी ये तीनों का टोटल करेंगे, देखो यहाँ पे भी टोटल 50,000 ही होता है। देखो इसका 50,000 का लिमिट अलग है, इसका 50,000 का लिमिट है, दोनों को मर्ज मत करो एक विद कंसिडरेशन एक विदाउट कंसिडरेशन। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, यू कैन सी in this case fair market value of the movable property received as a gift is not more than 50,000, so nothing is taxable in the hands or in respect of the movable property received as a gift, and the aggregate fair market value of the movable asset purchase is 2,25,000 and the aggregate purchase price is 1,75,000। अगर ये दोनों का डिफरेंस भी अगर मैं देखूं, ये इसकी 50,000 लिमिट अलग होती है जो परचेस करते हैं उसकी, तो ये डिफरेंस इज आल्सो नॉट मोर देन 50,000। यू कैन सी द डिफरेंस इज नॉट मोर देन 50,000, so nothing is taxable under section 56 on account of purchase of movable property for inadequate consideration. However, the fair market value of gold ring of 25,000 and silver 90,000, अगर देखो आपको एक एग्जाम्पल करके दिया है कि अगर ये इसकी मार्केट वैल्यू अगर ऐसी होती तो क्या होगा, कि अगर देखो ये गोल्ड रिंग जो आपको दिया है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अगर 22,000 की जगह 25,000 होती, ये 16,000 की जगह अगर 90,000 होता, ओके, सिल्वर का जो भी है उसकी वैल्यू आपको जो सिल्वर मिला है, देखो यहाँ गोल्ड रिंग की इनकम अगर 22 की जगह समझ लो 90,000 होता, तो यहाँ पे सॉरी 25 होता, तो ये 50 की जगह के टोटल थे 75,000, तो इट वुड बी टैक्सेबल। और सपोज समझ लो कि ये सिल्वर जो यहाँ पे आपको मिला, ये सिल्वर का वैल्यू 90,000 होता, तो ये डिफरेंस कितना होता 15,000 रहता, तो ये टोटल आपका कुछ 1,08,000 होता। तो सी इन दैट केस रुपीज 1,08,000 वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ टैक्स। अगर ये वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती और ये टोटल मेरा दोनों का 50,000 के ऊपर चला गया होता तो टैक्सेबल हो जाता। ये लोग ऐसा बोलना चाहते हैं कि एजम्पशन करके दिया है, एग्जाम्पल का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर दोनों में 50-50 लिमिट क्रॉस हो जाती है तो दोनों टैक्सेबल हो जाते हैं। ओके, दिस इज व्हाट दे वांट टू कन्वे। ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। एनीवन हैज एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? No, sir. Okay, let us go ahead with the example number 6. From the following information given below, determine the income of Mr. Manish, who is a chartered accountant by profession. Okay, and if his spouse has no income. Okay, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसकी वाइफ जो है उसकी कोई इनकम नहीं है, मतलब उसकी जो स्पाउस है उसकी कोई इनकम नहीं है, मतलब उसकी वाइफ सपोज हाउस वाइफ होगी। और देखो इन दिस केस व्हाट हैपेंस, he purchases a jewelry of a person other than registered dealer for rupees 3 lakh and fair market value is 4,20,000. ओके, तो देखो यहाँ पे आपको ये किसी से आप ज्वेलरी परचेस करते हो, कोई दुकान से नहीं, वो रजिस्टर्ड डीलर नहीं है गोल्ड का, और ऐसे बंदे से आप बाय करते हो। ओके, 3 लाख की सॉरी जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 4,20,000 और आप बाय करते हो 3 लाख में। देखो यू कैन सी दैट यू हैव परचेज दी मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर रुपीज 3 लाख और जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 4,20,000। यू कैन सी द डिफरेंस, दिस 1,20,000 50,000 से ज्यादा पहले ट्रांजेक्शन में ही क्रॉस हो गया, तो दिस 1,20,000 विल बी टैक्सेबल।
ओके सीधा देखें, अभी दूसरा कुछ भी आपको मिलेगा और ऐसा डिफरेंस आ रहा है तो मैं लिमिट तो 50,000 અહીંયા જ क्रॉस થઈ ગઈ છે. नाउ व्हाटएवर यू विल रिसीव वुड बी टैक्सेबल, कि अगर ऐसा परचेस किया है तो ये टैक्सेबल होगा. अभी देखो ही परचेज इज अ मोनालिसा पेंटिंग फ्रॉम राज आर्ट एम्पोरियम रजिस्टर्ड डीलर and he painting is purchased under the tax invoice of 3,50,000. However, same painting shall be available for less than 5 lakh from any other emporium. देखो एक वस्तु याद રાખો, તમે જ્યારે માર્કેટથી કોઈ વસ્તુ પરચેસ કરો છો અને જેની પાસેથી ખરીદો છો ને એ રજિસ્ટર્ડ ડીલર હોય. ओके देखो यहाँ मैंने 120 को क्यों टैक्सेबल कर दिया, आगे पॉइंट नहीं आया था, ये पॉइंट यहाँ पे ही आ रहा है कि रजिस्टर्ड डीलर से अगर आप बाई करते हो और भले वो डिफरेंस आपका 50,000 से ज्यादा है तो भी टैक्सेबल नहीं होगा. ये टैक्सेबल कब होता है? व्हेन यू बाय दी प्रॉपर्टी अदर देन रजिस्टर्ड डीलर. ये रजिस्टर्ड डीलर नहीं था और इससे मैंने बाय कर लिया तो ये केस के अंदर ये 120 टैक्सेबल किया. यहाँ पे आप देखो मोनालिसा का पेंटिंग आप कोई आर्ट गैलरी से बाय कर रहे हो और उसकी प्राइस 3,50,000 और मार्केट में अगर बाय करते जाते दूसरी जगह तो इसकी कीमत 5 लाख से कम नहीं होगी. तो देखो यहाँ पे आपको 1.5 लाख का बेनिफिट तो हो रहा है, बट हु इज गिविंग द बेनिफिट टू यू? अ रजिस्टर्ड डीलर. रजिस्टर्ड डीलर इज गिविंग द बेनिफिट. तो रजिस्टर्ड डीलर से कुछ भी बाय करते हो भले डिफरेंस गम्मे तेटलो होय, इट इज नॉट टैक्सेबल. इट इज नॉट टैक्सेबल, वो टैक्सेबल नहीं होगा. ये नया पॉइंट है. देखो इनवॉइस प्राइस इज टेकन एज एफएमवी, मतलब जो टैक्स इनवॉइस की प्राइस है उसको हम फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करेंगे. ओके क्योंकि जो इनवॉइस उसने रेज करके आपको दिया वही फेयर मार्केट वैल्यू है. तो इनवॉइस आपको उसने 3,50,000 का दिया और यहाँ रजिस्टर्ड डीलर आपको दे रहा है तो भले मार्केट वैल्यू उसकी दूसरी जगह पर बीजी जगह 5 लाख नहीं મળે તમને यहाँ 350 में मળી तो 1.5 लाख गिफ्ट. नो इसने इनवॉइस पे लिख के दिए आपको 3,50,000 में, मतलब आपने वो फेयर मार्केट वैल्यू से ही बाय किया है एंड इट वुड नॉट बी टैक्सेबल. रजिस्टर्ड डीलर से बाय करते हो तो वो टैक्सेबल नहीं होगा इफ ही हैज गिवन यू अ टैक्स इनवॉइस. नाउ सपोज यू आर परचेजिंग अ बुलियन फ्रॉम दी वाराणसी स्वर्ण केंद्र. देखो यहाँ आपने बुलियन बाय किया एट द इनवॉइस प्राइस ऑफ 2,50,000. हाउएवर फेयर मार्केट वैल्यू इज 90,000, 2,90,000. तो यहाँ पे भी आप किससे बाय करते हो? रजिस्टर्ड डीलर से. ध्यान रखना रजिस्टर्ड डीलर से बाय करते हो और वो आपको इनवॉइस देता है तो इन दैट केस भले उस आप प्राइस पे करते हो विच इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू तो वो टैक्सेबल नहीं होगा. ओके मतलब जब डीलर से बाय करते हो तो टैक्सेबल नहीं होता है, तो ये टैक्सेबल नहीं होता. ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट इज हर माइनर सन, એનો માઇનર છોકરો છે એને 27,000 રૂપિયા મળે છે from the maternal uncle and gold ring of rupees 57,000 from the maternal grandfather. Maternal grandfather and maternal uncle ये सन को मिलता है. ठीक है, सन को फ्रॉम दी मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडफादर. ओके और मैटरनल अंकल. मैटरनल अंकल से अगर आप रिसीव करते हो गलत है. देखो माइनर सन, एक पहला पॉइंट आप एक ये समझिए कि अगर आपका माइनर सन है, ठीक है, और वो माइनर सन है तो माइनर सन को कुछ इनकम होती है तो दैट इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट. अभी पेरेंट में हस्बैंड और वाइफ दोनों आते हैं. हस्बैंड और वाइफ दोनों में से जिसकी इनकम ज्यादा उसमें टैक्सेबल होगा. तो आपको ये सम के अंदर पहले बता दिया कि वाइफ जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसकी वाइफ की कोई इनकम नहीं है, मतलब उसके बच्चे को कुछ मिल रहा है तो बच्चे को जो मिल रहा है वो क्या होगा? इट वुड बी टैक्सेबल. इट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर मनीष के लिए वो टैक्सेबल हो जाए. मतलब बेटा माइनर है उसकी इनकम कहाँ क्लब होगी? इनकम विल बी क्लब इन द इनकम ऑफ द पेरेंट. तो पेरेंट में मदर અને फादर भी આવે પણ મધર શું છે? शी इज अ हाउसवाइफ, उसकी कोई इनकम नहीं है, तो स्पाउस हैज नो इनकम. तो इनकम किसको हो रही है? चार्टर्ड अकाउंटेंट को. तो उसके बेटे को कुछ भी गिफ्ट में मिलता है वो भी इसकी इनकम में ऐड होगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक गलत क्या लिखा है देखो, माइनर सन को मैटरनल अंकल. मैटरनल अंकल मतलब मदर की साइड का. ओके अंकल कोई है, ओके उससे कोई गिफ्ट मिला है. ओके
अंकल आप समझ लो, अंकल मतलब मदर का भाई है, उससे मिला आपको, गलत कुछ नहीं लिखा, मदर का भाई है उससे गिफ्ट मिला, तो मदर के भाई से अगर गिफ्ट मिलता है तो इट इज रिलेटिव, तो नॉट टैक्सेबल। देखो मदर का भाई मतलब मदर का जो भाई है उसको उसके बेटे के एंगल से ही हम देखेंगे, नॉट फ्रॉम द एंगल ऑफ, देखो तो ये मिस्टर ए है, उसकी वाइफ समझ लो मिसिस ए है, और उसके मैटरनल अंकल से, तो मतलब वो बच्चा जो है उसको उसके मामा से, अंकल मतलब हम समझ ले कि भाई उसका मामा है, उससे गिफ्ट मिला, तो मदर का ब्रदर उसके लिए रिलेटिव कहा जाएगा, तो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन मैटरनल ग्रैंडफादर से गिफ्ट मिला, ओके, मैटरनल ग्रैंडफादर से, मतलब देखो मैटरनल ग्रैंडफादर से मिलता है आपको, तो वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो सपोज ये मिस्टर ए के सन के एंगल से हम देखते हैं, मिस्टर ए का सन जो है, ओके, उसकी मदर, ओके, और उसके मदर के पापा से, देखो मदर के पापा से अगर मिला तो नथिंग इज टैक्सेबल। मदर के पापा, देखो मदर के फादर से, फादर के मदर से मिलता है तो टैक्सेबल, लेकिन मदर के कोई आपकी मम्मी है, अगर आपको आपके नाना या नानी से कोई गिफ्ट मिलता है तो वो रिलेटिव की डेफिनेशन में नाना नानी नहीं आते, ओके। और अगर आपको आपके मामा से गिफ्ट मिलती है, देखो यहाँ पे देखो मदर के ब्रदर और सिस्टर रिलेटिव है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि रिलेटिव है, लेकिन मदर के फादर जो है वो रिलेटिव नहीं है। तो यहाँ पे वही बोला है कि अगर ये जो माइनर चाइल्ड है, देखो ये माइनर चाइल्ड के एंगल से ही देखेंगे कि माइनर के लिए वो टैक्सेबल होगा या नहीं। माइनर के लिए अगर माइनर को उसके मैटरनल अंकल मतलब उसके मामा से गिफ्ट मिला है तो वो रिलेटिव है, तो नॉट टैक्सेबल। लेकिन उसको नाना से गिफ्ट मिला है तो टैक्सेबल, और वो टैक्सेबल वो बच्चे के लिए होता है, लेकिन वो बच्चा उसका पैन नंबर नहीं होता है, उसका he is not unable to फाइल इस इनकम टैक्स रिटर्न, तो बच्चे की इनकम उसके फादर में ऐड होती है, इसीलिए हम उसको यहाँ ऐड करेंगे। सो दिस 57,000 वुड बी टैक्सेबल हियर, ठीक है। तो ये टैक्सेबल हमने गिफ्ट का देखा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हेलो સર यस સર આ જે બી પોઈન્ટ છે ને बी, હા ओके, તો એમાં આ રજિસ્ટર જીએસટી ડીલર ની જગ્યાએ એ રજિસ્ટર ના હોત, અધર तो ધેન टैक्सेबल, રજિસ્ટર ડીલર હોત તો કઈ 3,50,000 કે ડિફરન્સ? डिफरेंस वुड बी टैक्सेबल, 50 डिफरेंस है અચ્છા टैक्सेबल है, તમે बाय એટલે करो, અહીંયા 5 lakhs કીધું છે ને, એટલે પૂછું છું કે ડિફરન્સ લેવાનો બંનેનો. हाँ डिफरेंस જ લેવાનો, ઓકે તમે સર, થેન્ક પરચેસ કરતા હો તો ડિફરન્સ લેવાનો, મફતમાં મળ્યું તો જે માર્કેટ વેલ્યू છે दैट विल बी इनकम। देखो यहाँ पे मैंने क्या दिखा, 3 लाख और 4,20,000, ये दोनों का डिफरेंस ही 1,20,000 टैक्सेबल किया। यहाँ पे भी आप परचेस ही कर रहे हो, देखो यहाँ पे भी आप परचेस कर रहे हो, बट यू आर परचेसिंग फ्रॉम द रजिस्टर्ड डीलर, रजिस्टर्ड डीलर से परचेस करते हो, और वो आपको इनवॉइस भी वो 3,50,000 का ही देता है, मतलब यही मार्केट वैल्यू हो गई, ये इनवॉइस प्राइस इज टेकन एज अ फायर मार्केट वैल्यू। तो यहाँ आपने कुछ ज्यादा नहीं दिया क्योंकि उसने आपको टैक्स इनवॉइस दिया वो लिखिए, तो दैट इज नॉट टैक्सेबल। सेम वे अगर रजिस्टर्ड डीलर से कुछ ना दूसरा कुछ भी परचेस करते हो और वो आपको इनवॉइस देता है, तो दैट इज वो डिफरेंस देखना है, भले वो डिफरेंस कितना करोड़ों का भी है, लेकिन उसने फेयर मार्केट आपको इनवॉइस दिया है और वो रजिस्टर्ड डीलर है तो नॉट टैक्सेबल होगा, ठीक है। सो कि हमने ये गिफ्ट के अलग अलग पॉइंट देखे, ठीक है। अगर देखो एग्जाम में जस्ट इन योर एग्जाम सपोज इसका कंबाइंड सम है, एग्जाम में सपोज इसका कंबाइंड सम है तो आपको आना चाहिए। तो मैंने आपको 4 कैटेगरी पढ़ाई, ठीक है। देखो एक ऐसा एक मेरे साइड से एक इमेजिनरी एग्जांपल करा रहा हूं मैं आपको, ओके, तो वो आपको समझ में आए कि मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए जो है, देखो ये अपना मेरा खुद का एग्जांपल है, ठीक है, और ऐसा एग्जांपल एग्जाम में आए तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व। मिस्टर ए है, उसको अलग अलग गिफ्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर he receives following gifts, okay, following gifts during the previous year, during the previous year
2022-23, ठीक है। और आपको बोला कि डिटरमाइन टैक्सेबल इनकम, डिटरमाइन टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। ओके, मिस्टर एक्स की टैक्सेबल इनकम डिटरमाइन करो। आपको ऐसे गिफ्ट दिया है, देखो अलग अलग गिफ्ट। मिस्टर ए को गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड। ओके, उसको फ्रेंड से गिफ्ट मिलता है और वो पैसा मिलता है, यहाँ पे गिफ्ट मिलता है ऑफ रुपीज मिलता है, और दैट इज रुपीज 45,000, ठीक है। फिर वो रिसीव करता है कैश गिफ्ट, ये भी कैश गिफ्ट ही था, ठीक है। कैश गिफ्ट फ्रॉम फादर रुपीज 90,000। कैश गिफ्ट फ्रॉम ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 1023, 10 सबसेक्शन 23, 10 सबसेक्शन 23C। ये ट्रस्ट जो है वहां से उसको कैश गिफ्ट मिलता है, समझ लो 90,000 रुपीज का, ठीक है। और फिर उसको एक दूसरा कैश गिफ्ट मिलता है ऑन ओकेजन ऑफ हिज मैरिज, उसके खुद के मैरिज की एनिवर्सरी पे, मैरिज एनिवर्सरी पे उसका एक फ्रेंड गिफ्ट देता है, और वो गिफ्ट जो फ्रेंड देता है दैट इज रुपीज 11,000, ओके, 11,000 रुपये नो कवर आपको, ये गिफ्ट उसने रिसीव किया, ठीक है। फिर आपको यू आर बाइंग, यू आर गेटिंग दी मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब सपोज कार इज गिफ्टेड, कार गिफ्टेड बाय फ्रेंड, फ्रेंड से कार मिलता है और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू समझ लो 8 लाख रुपया है, ठीक है। देन यू मतलब यू गेट दिस स्कल्पचर एज ए गिफ्ट, स्कल्पचर एज ए गिफ्ट आपको मिलता है फ्रॉम फ्रेंड, और ये आपको गिफ्ट में ही मिलता है, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 59,000, ठीक है। फिर आप एक पेंटिंग बाय करते हो, पेंटिंग बाय करते हो फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, रजिस्टर्ड डीलर से पेंटिंग बाय किया, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 8 लाख रुपया, और आपने उसको कंसिडरेशन पे किया, यू हैव पेड द प्राइस ऑफ रुपीज 7 लाख रुपीज, आपने 7 लाख रुपीज प्राइस पे किया, बट यू आर एंड दैट पर्सन इज गिवन यू इनवॉइस आल्सो, ओके। फिर समझ लो आपने एक दूसरा कोई शेयर्स बाय किए, शेयर्स फ्रॉम फ्रेंड हु इज नॉट अ रजिस्टर्ड डीलर, फ्रॉम फ्रेंड, और वो जो फ्रेंड है वो रजिस्टर्ड डीलर नहीं है, ही इज नॉट अ रजिस्टर्ड डीलर, फ्रेंड आपका जो है वो रजिस्टर्ड डीलर नहीं है, तो उससे शेयर्स आपने बाय किए, और वो शेयर्स जो है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 80,000 है, और आपने उसको प्राइस पे किया 20,000 रुपीज, ओके। देन you get the plot of land as a gift, plot of land in a gift from father, फादर से एक प्लॉट ऑफ लैंड आपको गिफ्ट में मिला, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू समझ लो 5 लाख रुपया है, और वो आपको गिफ्ट में मिला, आप कुछ नहीं पे कर रहे हो, और सपोज यू हैव परचेज one another, you have not purchased but you are getting again a building as a gift from friend, और वो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो है रुपीज 49,000, अगेन यू आर गेटिंग द बिल्डिंग
इन अ गिफ्ट, बिल्डिंग आपको गिफ्ट में मिलती है फ्रॉम दी फ्रेंड, और इसकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ये समझ लो 1,00,000 रुपया है, ठीक है। और अभी एक नया बिल्डिंग आप बाय करते हो, नया बिल्डिंग बाय करते हो, बिल्डिंग ये कोई यहाँ रजिस्टर्ड डीलर ऐसा कुछ नहीं देखना है, ये बिल्डिंग आप बाय करते हो फ्रॉम अननोन पर्सन, और ये बिल्डिंग का आप जो कंसिडरेशन जो पे कर रहे हो, तो कंसिडरेशन आप पे कर रहे हो 25 लाख रुपीज, वेयर एज उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो है 24 लाख, 23 लाख से मतलब 23 लाख 23,60,000 उसकी समझ लो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, ठीक है। और ये केस में आपको बोला कि यू डिटरमाइन दी टैक्सेबिलिटी। देखो मैंने आपको जो 5 केस अलग अलग बताए ना, वो पांचों केस यहाँ पे एग्जाम्पल में कवर हो गए। अगर ऐसे अलग अलग केसेस एक ही एग्जाम्पल में आपको दिए हैं तो आपको पता है कि पांचों कैटेगरी अलग अलग है, और वो पांचों कैटेगरी है, और पांचों कैटेगरी की 50-50 हजार की लिमिट भी अलग अलग है। तो यू कैन नॉट सॉल्व द एग्जाम्पल बाय प्रिपेयरिंग वन टेबल, यू आर सपोज टू प्रिपेयर दी 5 टेबल। देखो आपको यहाँ पे सम पढ़ के पता चला कि भाई अलग अलग जो गिफ्ट्स मुझे मिलती है वो पांचों कैटेगरी की है। तो हम कैसे सम सॉल्व कर सकते हैं इसको? देखो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है, देन पर्टिकुलर्स, फिर देखो हम लिखते हैं कि भी कैश विदाउट कंसिडरेशन, कैश विदाउट कंसिडरेशन मतलब कैश आपको मिला, कैश तो विदाउट कंसिडरेशन भी होता है, तो एक कैश का अमाउंट आपको मिलता है, तो यू रिसीव द कैश, ओके, तो यू रिसीव द कैश। फिर हम दूसरी कैटेगरी का जो हमें मिलता है कि सपोज समझ लो मूवेबल प्रॉपर्टी, तो एक मूवेबल प्रॉपर्टी का मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, मूवेबल प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन, ओके, देन इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन लिख लेते हैं, चलो ठीक है। तो देखो हमें इतनी टाइप की गिफ्ट मिल सकती है, तो कैश मिल सकती है या तो फिर मूवेबल प्रॉपर्टी, ओके, देखो एमपी लिखता हूँ, समझ लेना, मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, फिर मूवेबल प्रॉपर्टी फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन और इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन, ओके। इतनी 5 कैटेगरी की गिफ्ट आपको पॉसिबली मिल सकती है, और वो हमने ये वो एग्जाम्पल ड्राफ्ट किया, इसके अंदर ये पांचों टाइप की गिफ्ट्स मैंने कंसीडर कर लिए, और ये सम करना है तो इस टाइप के कॉलम्स आपको बनाने पड़ेंगे, ओके। क्योंकि मैंने 5 कॉलम अलग बनाए, इसका लॉजिक क्या है कि पांचों आइटम जो पांचों गिफ्ट जो मुझे मिल रही है, दैट ऑल 5 गिफ्ट्स आर different category, are of different category. देखो first is now one by one you have to take and you have to identify. You have received the cash gift from a friend rupees 45,000, taxable हो सकता है या नहीं हो सकता है? Yes, ये 45,000 कैश में मिला, तो एक बार कैश तो जो मिलता है तो मुझे पूरे साल का टोटल ही करना है, तो कैश फ्रॉम फ्रेंड कौन से कॉलम में आएगा? देखो कैश विदाउट कंसिडरेशन, तो यहाँ पे आएगा, तो दिस 45,000 यहाँ पे मैं लिखूंगा। फिर ये इसके कॉलम का टोटल 50,000 से होता है ज्यादा तो ही टैक्सेबल होता है, तो सब में आपको एग्रीगेट करके देखना है, तो कैश फ्रेंड से मिला टैक्सेबल हो सकता है, पहला पॉइंट। नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट पॉइंट, कैश फ्रॉम अ फादर 90,000, तो कैश फ्रॉम फादर, देखो कैश फ्रॉम फादर आपको पता है कि कैश फ्रॉम फादर इज फ्रॉम रिलेटिव, सो दैट इज एग्जाम, तो यहाँ मैं लिखूंगा एग्जाम, ठीक है, तो एग्जाम हो गया। अभी आप तीसरा देखो कि you are receiving the cash gift from a trust, okay, which is registered under section 23 subsection 10 subsection 23C rupees 90,000। आपको ये भी मैंने पढ़ा है कि अगर आपको ट्रस्ट, फंड, फाउंडेशन
ऐसे कोई भी जगह से गिफ्ट मिलता है तो एग्जम्प्ट होता है। तो यू आर रिसीविंग द कैश फ्रॉम ट्रस्ट, तो ट्रस्ट से मिला तो वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो ये भी एग्जम्प्ट कर दिया हमने। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ यू आर रिसीविंग द कैश गिफ्ट ऑफ on marriage anniversary and from a friend, and that is rupees 11,000. Tell me, it is taxable or not? exempt. कितना जने को कैसे एग्जाम? सर मैरिज एनिवर्सरी से। यस, ये कंफ्यूज मत होना बेटा, मैरिज पे मिलता है तो एग्जाम्ट है, मैरिज एनिवर्सरी इज नॉट एग्जाम, मैरिज એટલે ટેક્સેબલ થશે। तो તમે એક્ઝામમાં मैरिज शब्द વાંચીને એન્કરેજ ના થઈ જશો एग्जाम। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बहुत क्लियरली लिखा है कि इट इज रिसीव्ड ऑन मैरिज एनिवर्सरी, और मैरिज मैंने आपको ऐसा पढ़ा है कि मैरिज पे मिलने वाला गिफ्ट एग्जाम्ट है, मैरिज एनिवर्सरी पे नहीं। એવું થાય તો લોકો દર વર્ષે છે ને 2 વાર मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट કરે। ओके, तो ऐसा नहीं, मैरिज एनिवर्सरी पे मिला तो वो एग्जाम्ट नहीं होगा, टैक्सेबल होगा। तो दिस इज 11,000, तो ये 11,000 टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पे। देखो ये कैश की कैटेगरी की आइटम थी, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। कार गिफ्टेड बाय अ फ्रेंड, फेयर मार्केट वैल्यू इज 8 लाख। देखो आपको कार गिफ्ट मिलता है, दिस इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, लेकिन आपको पता है कि कार जो है क्या होगा, टैक्सेबल होगा नहीं होगा? कार फ्रॉम फ्रेंड Exempt. यस, Exempt. यस और नो? Exempt. नो बेटा, क्यों? कार नो नो कभी थोड़ी देर पहले बताया कि मूवेबल प्रॉपर्टी में वही 7 आइटम ही आती है। ठीक है, स्कल्पचर, पेंटिंग, ड्राइंग, शेयर्स। ओके, ये जो 7 आइटम जो आपको मैंने बताई, उसके अलावा अगर आपको कुछ मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता है। और ये 7 आइटम कौन सी, आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया, वो नॉट टैक्सेबल कि शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, बुलियन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट, इसको ही मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ सेलफोन को भी नॉट टैक्सेबल किया था। तो यहाँ पे कार मिलती है तो कार इज नॉट टैक्सेबल। तो यहाँ हम देखो ये मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन में, यहाँ कार को हम लिखेंगे नॉट टैक्सेबल। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट अ मूवेबल असेट। अंडरस्टूड? क्यों नहीं होगा? कार इज नॉट अ मूवेबल असेट। ठीक है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। फिर आपको एक स्कल्पचर गिफ्ट में मिला है फ्रेंड से, जिसकी वैल्यू 59,000 है। हाँ, स्कल्पचर आपको आपने कुछ पे नहीं किया है, लेकिन आपको स्कल्पचर गिफ्ट में मिला है, तो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। तो स्कल्पचर देखो, इसकी 50,000 की लिमिट अलग है विदाउट कंसिडरेशन वाले की, और यहाँ पे मुझे 59,000 का मिलता है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 59,000 टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ये टैक्सेबल होगा स्कल्पचर वाला। नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट पॉइंट। we can see you are purchasing a shares, sorry, yes, यहाँ पे आ गया। अभी हम देखो यहाँ पे हम पेंटिंग बाई कर रहे हैं, यू आर बाइंग द पेंटिंग फ्रॉम द रजिस्टर्ड डीलर, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 8 लाख है और आप बाई करते हो 7 लाख में। ये डिफरेंस टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? टेल मी। रजिस्टर्ड से मिला है तो नॉट टैक्सेबल, भले वो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा हो रहा है जो भी है, बट सी यू आर परचेजिंग व्हाट, यू आर परचेजिंग a painting from a registered dealer, not taxable. Okay, so painting from registered dealer, तो ये देखो ये यहाँ फ्री में नहीं मिलता है। अगर फ्री में मिलता तो विदाउट कंसिडरेशन वाले ये कॉलम में आता, लेकिन यहाँ बाय करते हो मतलब ये कॉलम में आएगा, लेकिन ये कॉलम में भी टैक्सेबल नहीं होगा। यहाँ मैं लिख दूंगा नॉट टैक्सेबल, बिकॉज इट इज बाय फ्रॉम द रजिस्टर्ड डीलर, so not taxable, and we have get the invoice also. Okay, then again you are buying the shares from a friend, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 80,000 और आप उसको बाय कर रहे हो 20,000 में, so the difference is taxable। देखो ये रजिस्टर्ड डीलर नहीं है, शेयर्स बाय कर रहे हो, शेयर्स मूवेबल एसेट की डेफिनेशन में आता है, तो शेयर्स फ्रॉम फ्रेंड आपने बाय की है। ओके, और देखो यहाँ क्या टैक्सेबल होगा, आपको डिफरेंस 80,000 की प्रॉपर्टी आप 20 में बाय कर रहे हो, व्हाट इज द डिफरेंस? 60,000। 60,000. तो 60,000 इज टैक्सेबल। ठीक है, नाउ यू कैन सी ये हो गया। यस, नेक्स्ट पॉइंट, यू आर बाइंग द प्लॉट ऑफ लैंड एज ए गिफ्ट फ्रॉम फादर। देखो फादर से आपको प्लॉट ऑफ लैंड मिल रहा है, अगर रिलेटिव से मिल रहा है, फादर इज अ रिलेटिव, इफ यू आर रिसीविंग द प्लॉट ऑफ लैंड एज ए गिफ्ट, इट इज नॉट टैक्सेबल। तो यहाँ देखो
ये प्लॉट ऑफ लैंड यहाँ पे आपको जो मिला वो रिलेटिव से मिलता है, तो प्लॉट ऑफ लैंड अगर आपको गिफ्ट में मिलता है तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे ये भी एग्जम्प्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द फादर। ओके, तो ये रिसीव्ड फ्रॉम फादर, तो इट विल बी एग्जम्प्ट। ओके, नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट पॉइंट, यू आर गेटिंग, यू आर परचेजिंग। देखो यहाँ पे आप शायद यू आर गेटिंग द गिफ्ट फ्रॉम अ फ्रेंड, फ्रेंड से 49,000 का फ्लैट आपको गिफ्ट में मिला, बिल्डिंग अपने आपको मिल रहा है, किससे? फ्रेंड से लिया, और जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 49, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 49,000 है। तो एक बार तो हम यहाँ लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? जो आ बाकी बधाમાં અહીંયા આગળ આ 45,000 હતા ને 50,000 કરતા ઓછા હતા ને તો પણ મેં અહીંયા લખ્યા, 11,050 થી ઓછા હતા ને તો પણ મેં લખ્યા. કેમ? કારણ કે આ કેશમાં મૂવેબલ प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, मूवेबल प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन, ये सब में मुझे एग्रीगेट करके चेक करना है कि टोटल 50 से क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ही ये तीनों कैटेगरी में टैक्सेबल होता है. लेकिन यहाँ पे यू कैन सी ये दो कैटेगरी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें आपको एग्रीगेट नहीं करना है, सिंगल ट्रांजेक्शन देखना है आपको. मैंने वहां पे देखो यहाँ पे क्या पढ़ा है, you have to, in case of immovable property you have to check the single transaction, or if the single transaction's value is more than 50,000 then that transaction would be taxable. तो यहाँ पे मुझे टोटल में लिखने से मतलब देखो यहाँ लिखने से पहले ही मुझे चेक करना है टोटल 50,000 से ज्यादा है या नहीं है, बिकॉज हियर वी सी दी सिंगल ट्रांजेक्शन. तो यहाँ पर बिल्डिंग तो आपको गिफ्ट में मिलता है और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 49,000. देखो અહીંયા જોઈ લો તમે 50,000 થી વધારે છે કે નહીં. ओके, इट इज मोर देन 50,000 और नॉट, दैट यू हैव टू चेक हियर ओनली. ओके, सो हियर इट इज लेस देन 50,000, so see here it is not taxable. तो गिफ्ट यू आर रिसीविंग, देखो फ्रेंड से मिला है, प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अ फ्रेंड. ओके, प्लॉट ऑफ लैंड आपको फ्रेंड से मिलता है लेकिन वैल्यू 50,000 से कम है, इसीलिए हाँ यहाँ हम उसको नॉट टैक्सेबल कर रहे हैं. बाकी सब में मैंने 50,000 से कम वैल्यू थी तो भी पहले 3 कॉलम में लिखी, क्यों? क्योंकि यहाँ टोटल करके देखना है. लेकिन यहाँ पे टोटल नहीं, हर एक ट्रांजेक्शन को सिंगल ही चेक करो. 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल, 50,000 से कम है तो नॉट टैक्सेबल. नाउ सपोज यू आर गेटिंग द गिफ्ट फ्रॉम अ फ्रेंड और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 लाख है, मतलब 1,50,000 से ज्यादा है. तो यहाँ पे आपको ये प्लॉट ऑफ लैंड जो मिल रहा है, दिस प्लॉट ऑफ लैंड यू आर रिसीविंग फ्रॉम अ फ्रेंड, और फ्रेंड से मिलता है तो टैक्सेबल होता है. और देखो देखना है 50,000 से ज्यादा वैल्यू है, हाँ है, 1 लाख है, तो पूरा 1 लाख टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है, और तो ये सिंगल ट्रांजेक्शन यहाँ देखना है. और यहाँ पे आप देखो यू आर बाइंग अ बिल्डिंग फॉर अ कंसिडरेशन, और जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उसका कंसिडरेशन कितना है? 2,50,000, और उसको आप बाय कर रहे हो, सॉरी 25 लाख है, और उसको आप बाय कर रहे हो 2,36,000 में. ओके, तो यहाँ आपको डिफरेंस देखना है. यहाँ पे देखो आप बाय करते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यू आर बाइंग, तो ये लास्ट वाले कॉलम में जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन. लेकिन यहाँ पे आपको दो चीज देखनी है कि व्हेन हियर इट इज टैक्सेबल इफ द डिफरेंस इज मोर देन 50,000. तो અહીંયા તમે 25 લાખ રૂપિયાની પ્રોપર્ટી છે and that you are purchasing for 23,60,000. ઓકે, તો અહીંયા ડિફરન્સ કેટલો થશે? What is the difference? 23 लाख, 1,40,000 નો ડિફરન્સ થશે. Yes, हेलो, तो डिफरेंस इज 1,60,000. तो ये 1 लाख आपको क्या करना है? देखो ये पूरा डायरेक्ट 50,000 नहीं देखना है, आपके कंसीडरेशन का 10%, 5% निकालना है. 5 या 10, जस्ट अ मिनट. कंसीडरेशन का 10%. कंसीडरेशन, हाउ मच कंसीडरेशन आई हैव पेड? 23,60,000. ठीक है, तो इसका 10% निकालूंगा तो वो कितना हो रहा है? 2,36,000. ये डिफरेंस 10% कितना हो रहा है? इट इज 2,36,000. और देखो मेरा 50,000 का लिमिट, ये दोनों में से जो हायर है उससे ज्यादा अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस टैक्सेबल होगा. तो અહીંયા जो 2,36 અને 50 બેમાંથી વધારે કયું છે? 2,30,000. और मेरा ये डिफरेंस 236 से ज्यादा है तो टैक्सेबल होता, लेकिन यहाँ मेरा डिफरेंस कितना है? ओनली 1,40,000. तो यहाँ पे 1,40,000 वाला डिफरेंस टैक्सेबल नहीं होगा. तो यहाँ पे ये मेरा परचेज ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड है वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस इज लेस. તમે કહો સર 1,40 डिफरेंस से 50 થી વધારે છે,
અહીંયા એકલો 50 વાળો ડિફરન્સ નથી જોવાનો, તમારે બે જોવાનું છે, 50,000 અને આના 10%. બેમાંથી જે વધારે હોય એ લો, અને આના કરતા વધારે જો આ બેનો ડિફરન્સ હોય તો ટેક્સેબલ. તો આનો ડિફરન્સ 236 કરતા વધારે નથી તો એ પણ નોટ ટેक्सेबल થશે. अभी आपको ये सम में पूछा है कि यू डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी, जस्ट अ मिनट. हाँ विमल, हेलो, क्यों बस जो शांति से. हाँ. ના ઘરે બેઠો છું, એક ઓનલાઈન ક્લાસ કરી રહ્યો છું, લગભગ તને કહું કલાક જેવું ચાલશે. નહીં હું ટ્યુશન હું ભણાવી રહ્યો છું, મારો સિલેબસ બાકી. ઓકે હા ઓકે. So see, just a minute. ओके तो देखो यहाँ पे आपको ये सम में पूछा क्या था, दे हैव आस्क्ड अस दैट यू डिटरमाइन द टैक्सेबल अमाउंट. तो आपको टैक्सेबल अमाउंट डिटरमाइन करने के लिए बोला था, ठीक है. तो दे हैव आस्क्ड अस टू डिटरमाइन द टैक्सेबल अमाउंट. तो ये टैक्सेबल अमाउंट मुझे डिटरमाइन करना है. तो बाकी देखो यहाँ पे नॉट टैक्सेबल हो जाएगा, ये हमने बताया मैंने. लास्ट वाला जो है यहाँ पे नॉट टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये नॉट टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंस 3,60,000 से कम था. तो 2,60,000. अभी देखो पहले तीन में मुझे क्या करना है, हाउ टू डू द टोटल एंड देन आई विल डिसाइड वेदर इट इज टैक्सेबल और नॉट. देखो पहले का मैं टोटल करता हूँ पहले कॉलम का, तो यहाँ मुझे 45,000 और 11,000 मिला है. तो 45 और 11 तो दैट इज 45 में 55 ने 56,000 થાય. तो 56,000 देखो 50,000 करता વધારે છે, मतलब कैश गिफ्ट विल बी टैक्सेबल, ये टैक्सेबल हो जाएगा. फिर देखो यहाँ मुझे मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन मिला, उसकी वैल्यू 59,000 है. ये 59,000 भी 50,000 से ज्यादा है, तो ये 59,000 विल ऑल्सो टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा. यहाँ पे देखो ये टोटल मेरा एक ही आइटम यहाँ है 60,000 और ये भी 50,000 से ज्यादा है, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा. और देखो यहाँ पे मुझे कोई डिफरेंस नहीं देखना है. यहाँ तो जो અહીંયા પેલી એક આઈટમ હતી 49,000, તો મેં અહીંયા લખી જ નહીં. અહીંયા તો જે લખ્યું છે એનું ટોટલ જ કરી દેવાનું. તો 1 લાખ હશે તો એ 50,000 થી વધારે હશે તો જ તમે અહીંયા લખશો, तो 1 लाख टैक्सेबल हो जाएगा. और यहाँ मुझे कुछ टैक्सेबल नहीं होगा. ये सबका जो टोटल आता है वो मेरी टैक्सेबल इनकम होगी 59 प्लस 60. ये जो टोटल होता है 74 18 में 20 जाए એટલે 1 लाख, ये टोटल मेरा होता है कुछ 1,60,000 और प्लस ये 1 लाख मतलब 2,60,000 विल माय टैक्सेबल इनकम. कर लेना आप टोटल. लेकिन आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड दिस एंटायर एग्जांपल, ठीक है. तो अगर ऐसा एग्जांपल एग्जाम में आए तो आपको यू मस्ट नो दैट यू आर सपोज टू मेक दी 5 कॉलम. ये पहले 3 में 50,000 की लिमिट, मतलब जो भी 50,000 से भी कम आइटम आ रही है लिखो, टोटल करके लिखो, और इफ इट इज एक्सीडिंग 50,000 टू टैक्सेबल. यहाँ पे ये लास्ट के 2 कॉलम है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, अगर पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की वैल्यू 50,000 से ज्यादा होती है तो ही लिखनी है. अगर वैल्यू 50,000 से कम है नहीं लिखनी है, और 50,000 से कम है तो जो ज्यादा है वही हम लिखेंगे. और ये लास्ट वाले में खास ध्यान रखना, वो 10% वाला पॉइंट, ठीक है. समझ में आया पूरा एग्जांपल? एनीवन हैज एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो सर. Okay, let us go ahead with the next point. So we are discussing what? We are discussing various income which are taxable under their income from other sources. तो अदर सोर्सेज पे कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है वो हम डिस्कस कर रहे हैं. एंड वी हैव डिस्कस्ड द पॉइंट ऑफ गिफ्ट. नाउ अगेन वी आर ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑफ शेयर प्रीमियम. ओके, तो शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू. ओके, देखो ये पॉइंट है कि अगर आपको आप शेयर प्रीमियम से इश्यू करते हो और इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, देन व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट. देखो ये पॉइंट, शेयर इश्यू कौन करता है बेटा? हेलो, who issues the share? Company. Shares are issued by the company, ठीक है. और यहाँ ये पॉइंट क्या कहना चाहता है? ये पॉइंट ऐसा कहता है कि अगर कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो नए शेयर मार्केट में इश्यू कर रही है, बेटा मोबाइल लेन बाहर जाए. ओके, अगर कोई भी कंपनी नहीं, आगे हम देखते हैं किस कंपनी के लिए प्रोविजन है, लेकिन ये कंपनी के लिए ही ये सेक्शन है. और ये सेक्शन क्या कहता है कि द कंपनी इज देयर,
हर एक कंपनी के लिए नहीं है, कौन सी कंपनी के लिए वो हम देखते हैं, लेकिन प्रोविजन का सिर्फ लॉजिक समझ लो, फिर हम वहां से पढ़ते हैं कि सी सपोज द कंपनी इज देयर और कंपनी इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड इट वांट टू इश्यू द शेयर्स, इट वांट्स टू इश्यू द शेयर्स, उसको मार्केट में नए शेयर्स इश्यू करने हैं। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे आप ध्यान में रखिए कि व्हाट इज टैक्सेबल। सपोज कंपनी को नए शेयर इश्यू करने हैं ना, तो जिस दिन वो इश्यू करती है ना, उस दिन की उसको फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है। उस दिन कौन है, कंपनी है ना, एग्जिस्टिंग शेयर से यानी फेयर मार्केट वैल्यू काढ़वी पड़े। ओके, और फेयर मार्केट वैल्यू उसने निकाली, तो सपोज समझ लो उसकी कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू आई 150 रुपया। मतलब अगर ये कंपनी नया शेयर इश्यू करना चाहती है तो मैक्सिमम 150 की कीमत से इश्यू कर सकती है, इससे ज्यादा उसको करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये फेयर मार्केट वैल्यू है और उससे ज्यादा जो शेयर कोई पण शेयर हो एनी फेयर मार्केट सॉरी एनी फेस वैल्यू कितनी हो ₹10 एज पर दी कंपनीज एक्ट। तो ये कंपनी को शेयर इश्यू करने हैं फेयर मार्केट वैल्यू से, तो कैसे इश्यू करेगी कि ₹10 फेस वैल्यू एंड विद द प्रीमियम ऑफ 140, तो 140 वो क्या कलेक्ट करेगी, प्रीमियम, और 10 रुपीज इज द फेस वैल्यू। तो ऐसे शेयर इश्यू करेगी ₹10 का शेयर और 140 का प्रीमियम। देखो ऐसा करते हो तो कंपनी को कोई इनकम नहीं होती, कंपनी जितनी फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए प्राइस शेयर इश्यू કર્યા અને એને 150 રૂપિયા લીધા, પણ સપોઝ આ કંપનીને એવો વિચાર આવ્યો કે ના આપણે આ શેર છે ને 180 રૂપિયાએ વેચીએ માર્કેટમાં, લોકોને બાય કરવા હશે કરશે કે નહીં કરવા તો નહીં કરે। तो यहाँ पे आप मार्केट में आपके शेयर 150 में ऑफर कर सकते हैं, बट यू हैव ऑफर्ड एट ₹180। देखो तो यहाँ पे क्या होता है, 180 का मतलब आपने क्या किया, ₹10 का शेयर 170 प्रीमियम के साथ इश्यू किया। ओके, तो हाउ मच प्रीमियम यू आर चार्जिंग, 170 रुपीज। ओके, હવે જો તમારા શેરના ખરેખર માર્કેટમાં ઉપજે એવા કેટલા હતા 150, અને હાઉ મચ યુ હેવ કલેક્ટેડ ફ્રોમ યોર shareholders 180, so how much rupees you have get more, 30। so this is the excess premium the company has received from the shareholder। suppose कंपनी ने ऐसे 1000 शेयर इश्यू किए हैं, तो 30 minus 1000, this 30,000 is treated as an income in the hands of company and it would be taxable। okay, तो कंपनी के लिए ये 30,000 टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और देखो इसमें भी एक दूसरा सब पॉइंट है, वो यहाँ पे शायद नहीं लिखा है, बट यू मस्ट नो कि अगर कंपनी के शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू 150 रुपया है और ये कंपनी ने शेयर इश्यू किए किसी को 120 रुपये में, હવે સમજી લો કે તમે મિસ્ટર એક્સ છો, તો તમને આ શેર જેના માર્કેટમાં 150 ઉપજે એ તમને 120 માં મળ્યા, એનો મતલબ તમારા માટે 30 રૂપિયા શું કહેવાશે, ગિફ્ટ, મૂવેબલ પ્રોપર્ટી પરચેસ ફોર અ કન્સિડરેશન લેસ ધેન ફેર માર્કેટ વેલ્યુ। તો આ 30 રૂપિયા તમારા માટે ટેક્સેબલ થશે। એટલે આ બે વસ્તુ છે કે કંપનીએ શેર ઇશ્યુ કરવા તો એને ફેર માર્કેટ વેલ્યુ એ જ કરવા પડે। જો ફેર માર્કેટ વેલ્યુ કરતા વધારે ચાર્જ કર્યા तो इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। अगर फेयर मार्केट वैल्यू से कम चार्ज किया तो इट इज ट्रीटेड एज अ गिफ्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एंड इट वुड बी टैक्सेबल। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है कि व्हेनेवर कंपनी वांट्स टू इश्यू द शेयर्स, अगर उसने फेयर मार्केट वैल्यू से 150 ना शेयर 180 में इश्यू करा तो 30 रुपया कंपनी ने વધારે મળ્યા, तो इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। और अगर फेयर मार्केट वैल्यू से कम इश्यू किया तो ये गिफ्ट हो जाएगा शेयर होल्डर के लिए कि 150 ની વસ્તુ એને 120 માં મળી। ओके, कंपनी इज नॉट अ रजिस्टर्ड डीलर। देखो कंपनी रजिस्टर्ड डीलर नहीं होती। व्हेन द कंपनी इश्यूज द शेयर्स एंड यू बाय, तो अगर आप बाय करते हो शेयर्स इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी परचेज विदाउट फॉर कंसीडरेशन लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, तो दिस 30 रुपीज विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट कंपनी वांट्स टू इश्यू द शेयर्स, इट हैज टू ऑलवेज इश्यू द शेयर्स एट द फेयर मार्केट वैल्यू। तो कंपनी को ये शेयर हमेशा, कोई भी कंपनी है ओके, उसको ये शेयर्स फेयर मार्केट वैल्यू से ही इश्यू करना पड़ेगा। अगर फेयर मार्केट वैल्यू से अगर मोर चार्ज किया तो इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी के लिए वो एक्सेस प्रीमियम टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। अगर उससे कम चार्ज किया तो, अगर लेस चार्ज किया तो जो डिफरेंस है, सपोज 150 का शेयर अपने आपके शेयर होल्डर को 120 रुपये में दिया,
this 30 would be taxable in the hands of shareholder. Okay, in the hands of shareholder. ठीक है, समझ में आ गया? So this is the point. Now see, let us discuss from the material what this point want to say. देखो हर एक कंपनी के लिए प्रोविजन नहीं है. It is for the selected company. देखो, where the company is not being a company in which public is substantially interested. वो लास्ट टाइम भी मैंने थोड़े दिन पहले भी आपको पढ़ाया था. कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, इसलिए एक ऐसी कंपनी को हम क्लोजली हेल्ड कंपनी भी कहते हैं. और क्लोजली हेल्ड कंपनी मीन्स व्हाट? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसी कंपनी क्या है? प्राइवेट लिमिटेड. तो अगर तो ये प्रोविजन किसके लिए? इट इज ओनली फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. सो वेयर द कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रिसीव्स इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम अ पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट एनी कंसिडरेशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स. अगर कंपनी शेयर्स किसको इश्यू करती है? कंपनी इज इश्यूइंग द शेयर्स टू द रेसिडेंट. ओके, और वो इश्यू करती है and that exceeds the face value of shares, the aggregate consideration received for such exceeds fair market value shall be treated as income in the hands of company. मतलब मैंने वही बताया कि अगर कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा मतलब प्रीमियम से इश्यू करती है, और वो जो प्रीमियम है वो प्रीमियम का अमाउंट कैसा? इट इज मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू. तो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा जितना भी आपने पैसा लिया दैट वुड बी टैक्सेबल. फेयर मार्केट वैल्यू से जितना भी आपने ज्यादा लिया उतना टैक्सेबल. ओके, वो आपको अभी मैंने बताया. ओके, इसके टैक्स पॉइंट क्या क्या है, कहाँ कहाँ टैक्सेबल होगा? देखो, इफ द कंपनी है, वो कौन सी कंपनी के लिए प्रोविजन है? तो कंपनी इज नॉट बीइंग अ पब्लिक कंपनी इन विच द पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड. कंपनी ऐसी है जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसी कंपनी है. और सच कंपनी रिसीव्स द कंसिडरेशन अगेंस्ट द इश्यू ऑफ शेयर टू whom? टू द रेसिडेंट पर्सन. रेसिडेंट पर्सन को कंपनी शेयर इश्यू करती है, और वो जो कंसिडरेशन है वो कंसिडरेशन कैसा है? इट इज एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स. शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा कंसिडरेशन से आप शेयर इश्यू करते हो. एंड सच एक्सेस अमाउंट कंसिडरेशन shall be treated in the hands of recipient company and that would be taxable. Okay, देखो यहाँ कुछ दूसरे पॉइंट है. The allotee should be a resident during the previous year. मतलब allotee मतलब जो शेयर खरीद रहा है वो हमेशा क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए. वो हमने देखा. सेकेंड पॉइंट, the provision is not applicable when the shares are issued at par or at discount. देखो, डिस्काउंट से तो कंपनीज एक्टिव बोल सकता है कि डिस्काउंट से आप शेयर इश्यू नहीं कर सकते. ये प्रोविजन 10 रुपया नो शेयर 10 रुपया इश्यू करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रॉब्लम क्या रहा? when the shares are issued at premium, और वो प्रीमियम फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा प्राइस से आपने लिया तो यहाँ पे क्या है कि अगर शेयर्स पार से या डिस्काउंट से इश्यू किया देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टैक्सेशन. 10 रुपये नो शेयर 10 में इश्यू करो कोई प्रॉब्लम नहीं. 10 નો શેર 50 માં ઇશ્યુ કર્યો અને ફેર માર્કેટ વેલ્યુ 40 છે, 40 અને 50 વચ્ચેનો ડિફરન્સ જે છે 10 રૂપિયા વધારે લીધા, that would be taxable. That I have explained. Okay, this provision is not applicable if such company is converted into company in which the public is substantially interested during the previous year itself. अगर देखो आपने शेयर इश्यू किए और इश्यू करने के बाद अगर वो कंपनी क्या बन जाती है? इट इज गेट कन्वर्टेड इन विद द पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड. ओके, देखो मतलब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है, या तो फिर उसका शेयर होल्डिंग या उसकी लोन ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से कंपनी वो कैटेगरी में आ जाती है कि पब्लिक इन विच द कंपनी इन विच द पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड. तो प्रीवियस ની શરૂઆતમાં આવો તમે કોઈ ઇશ્યુ કર્યો છે, પણ જ્યારે તમે ઇશ્યુ કરે ત્યારે ક્લોઝલી હેલ્ડ કંપની હતી, and at the later stage the company is converted into a company in which the public is substantially interested. The public નો substantial interest એમાં વધી જાય, એ ટાઈપની કંપની બની જાય. So in that case this is not taxable. Okay, and see the fair market value of the shares देखो shall be higher of following. देखो आपको क्या करना है कि आपको फेयर मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमाइन करनी है? तो सी वैल्यू इज द वैल्यू सब्सटेंटेड बाय टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग असेट एंड इंटेंजिबल असेट बीइंग द गुडविल, नो-हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सबको कंसीडर करके आपको फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करनी है. और दूसरी कोई भी इनकम टैक्स एक्ट में प्रिस्क्राइब मेथड है उस तरीके से आपने वैल्यूएशन किया होना चाहिए. और धनाश्री बोलना करो बेटा, डिस्टर्ब करो. ओके, तो
अगर आपने शेयर्स इश्यू किए, फेयर मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमाइन करना है, वी डोंट हैव टू गो इन डिटेल, यू जस्ट कीप इन योर माइंड दैट इफ फेयर मार्केट वैल्यू, अगर इश्यू प्राइस इज मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू एंड इफ द शेयर्स आर इश्यूड एट अ प्रीमियम, देन दैट डिफरेंस वुड बी टैक्सेबल। देखो ये पॉइंट के कुछ एक्सेप्शंस भी है। इन द फॉलोइंग केसेस दी इट इज नॉट टैक्सेबल। देखो सेक्शन 56 shall not be applicable where the consideration of issue of share is received by the venture capitalist by undertaking from a venture capital company or from the venture capital fund, okay, or a specified fund। देखो जो वेंचर कैपिटलिस्ट किसको कहते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट वो होता है धनश्री। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होता है? कि वेंचर कैपिटलिस्ट इज अ पर्सन, कि वो लोगों को, मतलब ये स्टार्टअप होते हैं, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उसमें वो इन्वेस्ट करता है। लेकिन वो वेंचर कैपिटलिस्ट भी क्या होता है? वेंचर कैपिटलिस्ट एक कंपनी होती है, और वो कंपनी को पैसे कहाँ से मिलते हैं? वो कंपनी को वेंचर कैपिटल फंड को अपने शेयर इश्यू करेगा। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करता है? वेंचर कैपिटलिस्ट भी कोई कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है। लेकिन अगर ये वेंचर कैपिटलिस्ट को क्लोजली हेल्ड कंपनी है और वो अपने शेयर किसको इश्यू करता है? वेंचर कैपिटल फंड को, और दूसरी कोई वेंचर कैपिटल कंपनी को इश्यू करता है, और उसने शेयर फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे इश्यू करके उसने शेयर्स रिसीव किए, तो यहाँ मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट के केस में आपका ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। और स्पेसिफाइड फंड यहाँ पे लिखा है। स्पेसिफाइड फंड का मतलब क्या है? कि फंड एस्टेब्लिश और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया फ्रॉम द ट्रस्ट और कंपनी or a limited liability partnership or body corporate which is granted the certificate of registration as a category 1 or category 2 alternative investment fund। देखो alternative investment fund is regulated by the SEBI। मतलब देखो स्पेसिफाइड फंड का मतलब यहाँ होता है कि जो सेबी के अंदर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अंदर रजिस्टर्ड फंड है, ऐसे फंड से या वेंचर कैपिटल फंड और वेंचर कैपिटल कंपनी है, उससे कोई वेंचर कैपिटलिस्ट लोन ले, मतलब उसको शेयर इश्यू करता है, इन दैट केस दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। सेम वे ये सेक्शन कब एप्लीकेबल नहीं होता? कि बाय कंपनी और क्लास ऑफ पर्संस में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो ये इतने लोगों को ये सेक्शन अगेन एप्लीकेबल नहीं होता। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन इज नॉट अप्लाइड ऑन अकाउंट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड in the notification, okay, and such company fails with those conditions, then it is taxable। देखो any consideration received on issue of share is exceeds the fair market value shall be deemed to be income। okay, ये तो आपको मैंने बताया कि अगर आप इश्यू करते हो और फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पैसा चार्ज किया तो आपकी इनकम कही जाएगी। and it shall be deemed that if the company has under reported the income is a consequences in misreporting referred, the penalty लगेगी। अगर देखो कंपनी ने ऐसा अगर एक्सेस अमाउंट दिया है तो कंपनी को सपोज 10 રૂપિયાનો શેર છે જેની ફેર માર્કેટ વેલ્યુ 50 રૂપિયા છે અને તમે 70 રૂપિયા ઇસ્યુ કરો તો 20 રૂપિયા તમારા માટે ટેક્સેબલ થાય, અને 20 રૂપિયા તમારે તમારા ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નમાં બતાવવા પડે। જો નથી બતાવે તો પેનલ્ટી લાગશે એવું અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે। હવે આપણે એટલું ડિટેલમાં નથી જતા, वी जस्ट डिस्कस। देखो ये इलस्ट्रेशन दिया है कि इलस्ट्रेशन सेज दैट कि कहाँ क्या टैक्सेबल होगा। देखो यहाँ पे ये अलग अलग कंपनीज दी गई है, पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड, ये अलग अलग कंपनी है, और ये कंपनी किसी को शेयर्स इश्यू कर रही है वो दिखा है किसको इश्यू करती है। ये कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है, हर एक में 10 रुपया दिया है, और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है वो ये कॉलम में दी गई है, ये कॉलम में, ठीक है। एंड इन दिस कॉलम कंसिडरेशन रिसीव्ड इज गिवन, और आपको बोला है कि यू डिटरमाइन टैक्सेबल होगा या नहीं होगा कंपनी के लिए। तो दिस पॉइंट इज कंसीडर्ड फ्रॉम द कंपनी एंगल ओनली। देखो एक पी लिमिटेड करके कंपनी है, पी फिर ब्रैकेट में पी लिखा है, मतलब पी प्राइवेट लिमिटेड, ये मतलब ये कंपनी ऐसी है जिसमें पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मींस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमेशा उसमें क्या होता है, जनरली 90% केस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो क्या होता है कि वो ऐसी कंपनी होती है जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं होती। और ये चीज याद रखिए, प्रोविजन सिर्फ पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए। देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने मिस्टर ए को शेयर इश्यू किया, मतलब ये पब्लिक एक ऐसी कंपनी है जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब ये क्लोजली हेल्ड कंपनी है। उसके शेयर की कीमत 10 रुपया है और 10 रुपये की वैल्यू आ रही है 12 रुपया, ओके, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू 12 છે तो તમે 11 ઇશ્યુ કરો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી। જો અહીંયા these 11 rupees are not taxable, તમે તો 12 થી વધારે લીધા હોત તો ટેક્સેબલ થાય,
અહીંયા 11 થી લીધા, 11 થી ઇશ્યू કર્યા तो सेक्शन 56 एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे, मतलब ये कंपनी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा. बट कैन यू टेल मी हियर विल इट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए? तो यस, मिस्टर ए के लिए हमने जो आगे गिफ्ट वाला पॉइंट पढ़ा ना उसके हिसाब से टैक्सेबल होगा कि जे शेयરની કિંમત 12 રૂપિયા છે, મિસ્ટર એ ને કેટલામાં મળે 11 માં, તો મિસ્ટર એ માટે 1 રૂપિયો ટેક્સેબલ થશે. સપોઝ 1 રૂપિયા તમે કહો સર 1 રૂપિયો થોડો ટેક્સેબલ है, પણ તમે એમાં 1 રૂપિયા ડિફરન્સ वाला 60,000 शेयर बाय કર્યા હોય तो कितना बेनिफिट हुआ ये शेयर होल्डर को 60,000 का. वो अलग पॉइंट हम यहाँ यही एंगल से देखते हैं, कंपनी के एंगल से. तो कंपनी के एंगल से देखोगे तो मिस्टर ए को 10 रुपए का शेयर जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 12 आती है, आपने 11 में इश्यू किया, तो यहाँ ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, नथिंग इज टैक्सेबल. अभी देखो एक क्यू लिमिटेड करके एक कंपनी है कि मिस्टर बी को शेयर इश्यू करती है, फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपया है, 12 में इश्यू कर, सॉरी 12 उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है और 9 में इश्यू, 12 નો શેર 9 માં ઇશ્યુ કર્યો. देखो અહીંયા આગળ તમારી ફેસ વેલ્યુ કરતા આમ તો કંપની એક્ટનું વાયોલેશન થાય આવા એક્ઝામ્પલમાં, યુ કેન નોટ ઇશ્યુ ધ શેર્સ એટ ડિસ્કાउंट. 10 रुपये નો શેર 9 માં ઇશ્યુ कर दी. तो बट सी यहाँ पे इनकम टैक्स के एंगल से बताया गया कि यहाँ पे भी सेक्शन 56 एप्लीकेबल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू से भी कम प्राइस से आपने इश्यू किया. हाँ देखो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है 12 और 9 का, तो शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल हो सकता है, कंपनी के लिए नहीं. हम ये सब कंपनी के एंगल से देखते हैं. थर्ड पॉइंट आप देखो कि एक कंपनी है, वो सी को, ये भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सी को शेयर इश्यू करती है. 10 रुपया નો શેર છે જેની फेयर मार्केट वैल्यू 5 रुपया છે ने 10 रुपया में इश्यू करे, टैक्सेबल થશે? नो. देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, सेक्शन तभी अट्रैक्ट होता है व्हेन द शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम. અહીંયા તમે શેર 12 થી ઇશ્યુ કરો, 10 રૂપિયાનો શેર 10 ઇશ્યુ કરો તો ભલે ફેર માર્કેટ વેલ્યू 5 આવે છે, પણ 10 નો શેર 10 ઇશ્યू करो तो सेक्शन नहीं अट्रैक्ट होगा. अगर 10 की जगह 11 लिया होता तो अट्रैक्ट होगा. यहाँ प्रीमियम से इश्यू किया है तो ही सेक्शन अट्रैक्ट होगा. देखो अभी ये इसमें अट्रैक्ट होगा. एक कंपनी है जो 10 रुपए के शेयर्स जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 15 है और उसको 20 में इश्यू कर रही है, तो 5 रुपया कंपनी के लिए इनकम कही जाएगी. देखो यहाँ पे लिखा है 5 रुपीज पर शेयर shall be considered as income in the hands of S Limited and taxable. तो S के लिए ये 5 रुपया टैक्सेबल होगा. अगेन यू कैन सी T लिमिटेड वो मिस्टर ई को शेयर इश्यू करती है, लेकिन मिस्टर ई कौन है? नॉन रेसिडेंट. देखो ये सेक्शन तभी अट्रैक्ट होता है कि व्हेन यू आर इश्यूइंग द शेयर टू द रेसिडेंट. હવે 10 નો શેર છે જેની ફેર માર્કેટ વેલ્યુ 16 આવે છે અને તમે 25 માં ઇશ્યુ કરો છો, પણ અટ્રેક્ટ नहीं થાય. व्हाट इज द लॉजिक? मैंने आपको बताया कि ये शेयर अगर आप रेसिडेंट को इश्यू करते हो तो ये सेक्शन अट्रैक्ट होता है. इफ यू इश्यू द शेयर्स, भले नॉन रेसिडेंट ने तुम्हें लाख रुपया शेयर इश्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रेसिडेंट को इश्यू ज्यादा प्राइस से किया तो टैक्सेबल होगा. ये वाला पॉइंट जो एस लिमिटेड का, कि 10 નો शेयर 15 रुपये से फेयर मार्केट वैल्यू तुम 20 में इश्यू कर सो, इट वुड बी टैक्सेबल. अभी आप देखो यू लिमिटेड, यू प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, वो मिस्टर एफ को शेयर इश्यू करती है, नॉन रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर. However, later on during the previous year he become resident. આપણે શું જોવાનું કે એ રેસિડેન્ટ ક્યારે હોવો જોઈએ? ઓકે, રેસિડેન્ટ, he should be a resident at the time of issue of share. તો પછી પાછળથી રેસિડેન્ટ બની ગયો, આપણે કોઈ લેવા દેવા નથી. પાછળથી સપોઝ નોન રેસિડેન્ટ બની જાય તો કોઈ વાંધો નથી, और પાછળથી નોન રેસિડેન્ટ બન, ओके देखो अब देखो, सॉरी लेट अस डिस्कस फर्स्ट. देखो 10 रुपये का शेयर है, वो 20 में इश्यू कर दिया, सॉरी 10 का शेयर है, 20 फेयर मार्केट वैल्यू है और 35 में इश्यू किया. देखो 15 रुपीज पर शेयर शैल बी ट्रीटेड एज इनकम. ओके देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, ये वाला पॉइंट अब रेसिडेंट वाला फिर से पढ़िए कि सी सच कंपनी रिसीव्स द कंसिडरेशन फ्रॉम अ रेसिडेंट पर्सन. ओके, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि व्हेन इट इज टैक्सेबल अलॉटी शुड बी अ रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द शेयर्स आर इश्यूड. तो जब आपने शेयर इश्यू किए तब वो नॉन रेसिडेंट था, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर इन विच द शेयर्स आर इश्यूड ही बिकम रेसिडेंट एट द लेटर स्टेज, तो टैक्सेबल होगा. क्योंकि आपको वो नहीं देखना है कि ड्यूरिंग शेयर इश्यू किया उस टाइम पे वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट. प्रीवियस ईयर में कभी भी एक बार भी वो रेसिडेंट बना, ओके, अगर नंबर ऑफ स्टे उसका बढ़ गया 182 दिन से, वो रेसिडेंट बन जाता है तो टैक्सेबल होगा. तो यहाँ ऐसा ही होता है कि आपने शेयर इश्यू किए उस टाइम पे वो नॉन रेसिडेंट था और 20 का शेयर आपने 35 में इश्यू किया, तो लॉजिकली नॉट टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन वो बंदा लेटर ऑन क्या बन जाता है? रेसिडेंट बन जाता है. तो ये जो 15 रुपया है वो टैक्सेबल हो जाएगा. ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट,
कि एक वी लिमिटेड करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. ड्यूरिंग द प्रीवियस सच कंपनी इज अ कंपनी हैज लिस्टेड इटसेल्फ इन द स्टॉक एक्सचेंज. देखो જ્યારે ઇશ્યુ કર્યા ત્યારે એ કંપની એવી હતી કે ઇટ વોઝ ઇન વિચ ધ પબ્લિક વોઝ નોટ સબસ્ટેન્શિયલી ઇન્ટરેસ્ટેડ. એનું નામ શું હતું કંપનીનું? વી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. પછી એ 10 રૂપિયાનો શેર 40 રૂપિયા ફેર માર્કેટ વેલ્યુ છે 50 માં ઇશ્યુ કરે છે, તો લોજિકલી 10 રૂપિયા ટેક્સેબલ થવા જોઈએ. પણ આ કંપનીએ શું કર્યું? જ્યારે શેર ઇશ્યુ કર્યા ત્યારે કેવી કંપની હતી? ક્લોઝલી હેલ્ડ. लेटर ऑन इट इज गेटिंग लिस्टेड, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करा दी, मतलब वो पब्लिक लिमिटेड बन गई और वो कंपनी कैसी बन गई? इन विद द पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड. तो यहाँ पे कंपनी का देखो आपको ये कंपनी क्लोजली हेल्ड है या नहीं, तो पूरे प्रीवियस ईयर का स्टेटस देखना है आपको. मैंने बताया अगर कंपनी लेटर स्टेज पे ऐसी बन जाती है, देखो यहाँ पे हमने देखा कि प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द शेयर्स, ओके द प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल द कंपनी हैज कन्वर्टेड इनटू कंपनी इन विद द पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. જ્યારે ઇશ્યુ કરે ત્યારે કંપની ક્લોઝલી હેલ્ડ હતી અને એટ ધ લેટર સ્ટેજ પર ઇટ બીકમ્સ ધી કંપની ઇન વિથ ધ પબ્લિક ઇઝ સબસ્ટેન્શિયલી ઇન્ટરેસ્ટેડ. અહીંયા તમે જો 40 નો શેર તમે 50 માં ઇશ્યુ કરો છો, લોજિકલી ટેક્સેબલ થવા જોઈએ પણ નહીં ટેક્સેબલ થાય. એનું કારણ શું છે? ઇવન ધ શેર્સ આર ઇશ્યુડ, કંપની ઇન વિથ ધ પબ્લિક વોઝ નોટ સબસ્ટેન્શિયલી ઇન્ટરેસ્ટેડ, બટ આફ્ટરવર્ડ્સ ધ કંપની હેઝ બીકમ અ કંપની ઇન વિથ ધ પબ્લિક ઇઝ સબસ્ટેન્શિયલી ઇન્ટરેસ્ટેડ, એટલે લિસ્ટેડ કંપની બની ગઈ, એટલા માટે આ ટેક્સેબલ નહીં થાય. समझ में आया पूरा पॉइंट? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? हेलो हेलो हेलो. यस सर. नो डाउट. अरे टेंशन में आई गयो, मैं कीधु आ हूँ एकलो ज नहीं बोलतो ने. ओके, तो समझ में आया आप सबको? ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट is the family pension. देखो we are discussing the which incomes are taxable under the head income from other sources. Okay, ये family pension वाला point हम discuss कर देते हैं. You can see the family pension received by the legal heirs of the deceased employee. Okay, अगर deceased employee है उसको, आपको मैं समझाता हूँ ये point. देखो मैंने आपको आगे भी एक बार समझाया हुआ है जब चैप्टर चालू किया. देखो अगर मैं अलाइव हूँ और मैं रिटायर हो जाता हूँ और मेरे रिटायरमेंट के बाद अगर मुझे पेंशन मिलता है, सपोज इफ आई एम रिसीविंग द पेंशन, अगर मैं खुद एम्प्लॉय खुद पेंशन रिसीव करता है, तो दिस पेंशन इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी. इट विल बी ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी. सैलरी वाले चैप्टर में टैक्सेबल होगा. लेकिन अगर वो पर्सन जो है उसकी डेथ हो गई, उसके आफ्टर द डेथ क्या होता है? उसकी वाइफ को या उसके फैमिली मेंबर को भी पेंशन चालू रहता है. तो अगर देखो वो पर्सन की डेथ हो गई और उसकी वाइफ को पेंशन मिलता है, ओके, तो दैट पेंशन इज नोन एज व्हाट? व्हेन आफ्टर द डेथ इफ द पेंशन इज रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर, देन इट इज नोन एज फैमिली पेंशन. इसको हम कहेंगे फैमिली पेंशन. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पेंशन एंड द वर्ड फैमिली पेंशन. जब तक बंदा जिंदा है और उसको पेंशन मिलता है, वो टैक्सेबल सैलरी में होता है और उसको पेंशन ही कहा जाता है. लेकिन अगर उसकी डेथ हो गई और उसके फैमिली को जब पेंशन मिलता है, तो दैट इज नोन एज फैमिली पेंशन. वी सपोज आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर एक्स, मिसेस एक्स इज रिसीविंग द पेंशन, तो फॉर मिसेस एक्स इट इज ट्रीटेड एज व्हाट? फैमिली पेंशन. वी फैमिली पेंशन सपोज समझ लो फैमिली पेंशन मिसेस एक्स को मिल रहा है, तो वो हमेशा कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? इफ द फैमिली पेंशन इज रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, it is always taxable under the head income from other sources. वो पेंशन हमेशा income from other sources वाले हेड में टैक्सेबल होगा. तो दिस पेंशन विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. और यहाँ पे हमें क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं? ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट एक ही है कि आपको जितना भी पेंशन मिलता है वो पेंशन टैक्सेबल होता है, लेकिन इसमें से एक डिडक्शन मिलता है. कितना डिडक्शन मिलता है? कि ₹15,000 or rupees or 1/3 of such pension. Okay, whichever is higher or lower. Lower. Whichever is lower, okay, is allowed as a deduction. Whichever is lower, that is allowed as a deduction. For example, suppose समझ लो मिस्टर एक्स की डेथ हो गई और मिसेस एक्स को पेंशन मिलता है ₹3 लाख.
रुपीज 3 लाख उसको साल का पेंशन मिला, तो हाउ मच विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिसेज एक्स। तो आपको क्या देखना है कि रुपीज 15,000 ले लो, रुपीज 15,000 आपने ले लिए, 15,000 सॉरी, और 1/3 ऑफ सच पेंशन, और ये पेंशन का 1/3, तो ये इसका 1/3 कितना होता है, 1 लाख रुपया, तो ये 1 लाख हुआ, क्योंकि 3 लाख का 1/3, ये दोनों में से लोअर कौन सा है, 15,000, तो आपको 15,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो मिसिस एक्स ने 3 लाख पेंशन रिसीव किया और 3 लाख में से 15,000 डिडक्शन मिलेगा, तो व्हाट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिसिस एक्स, 2,85,000 विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिसिस एक्स। ओके, तो आपको ऐसा करना है कि ₹15,000 और 1/3 ऑफ सच पेंशन, यू कंपेयर दिस टू एंड विच एवर इज लोअर, दैट इज अलाउड एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन बोल सकते हो। इतना डिडक्शन देने के बाद ही जो रिमेनिंग अमाउंट है वो टैक्सेबल। देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉई, if there is a family pension received by the legal heirs of the deceased, it will be deemed to be a income of the legal heir, उसको legal heir की income गिनी जाएगी, and it will be taxable under the head income from other sources, और वो income उसके लिए income from other sources में taxable होगी। Now such pension as per section 57 स्टैंडर्ड डिडक्शन शैल बी अलाउड। देखो इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 33.1/3, मतलब ये टोटल 1/3 जितना होता है 33.33, इसका मतलब 1/3, और रुपीज 15,000 विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल। देखो यहाँ कुछ दूसरे पॉइंट ध्यान में रखना है कि एक्स ग्रेशिया पेमेंट मेड टू द विडो और द लीगल हेयर्स ऑफ द एम्प्लॉय हु डाइज एंड still in active in a service will not be taxable if it is paid by the central government, state government और local authority। देखो कभी कभी क्या होता है, कोई पर्सन क्या होता है चालू सर्विस में उसकी डेथ हो जाती है, और अगर वो एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और उसकी डेथ के बाद अगर उसकी फैमिली को एक्स ग्रेस के मतलब एक साथ एक बल्क में 5 लाख रुपया आप दिला के, तुम्हारा घर वाला मर गया ना, एक्स ग्रेसिया पेमेंट, पेंशन बाद में मिलता रहेगा और वो टैक्सेबल होगा, लेकिन एक्स ग्रेसिया एक साथ एक थोड़ा अमाउंट आप कोई डेथ થઈ ગઈ तरह, तो वो पेमेंट आपको कहाँ से मिला है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी से मिला है, तो नॉट टैक्सेबल। सेम वे लमसम पेमेंट मेड ग्रेटिट्यूअसली बाय वे ऑफ कंपेंसेशन और अदरवाइज टू द विडो और लीगल हेयर्स ऑफ द एम्प्लॉय हु डाइज व्हाइल इन एक्टिव सर्विस। अगर एक्टिव सर्विस में है तो उसको लमसम एक साथ मरी गयो, तुमने 25 लाख रुपया दिला तारो घर वालों मरी गयो, हमने वो दुख चले 25 लाख रुपया, तो वो मिला, वो पेंशन नहीं है, वो भी अगर किसी से भी मिलता है नॉट टैक्सेबल। और देखो फैमिली में पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो ऑफ द मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, अगर कोई आर्मी में है और उसको उसकी डेथ हो जाती है और उसके फैमिली मेंबर को डेथ पे फैमिली पेंशन मिलता है, ओके, और देखो उसकी डेथ कब होती है, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो ऑफ द आर्म फोर्सेस where the death of the member is occurred in the course of operation of his duty, okay, नोटालिटी इज टोटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स। मतलब अगर कोई आर्मी में है और वो चालू ड्यूटी में उसकी डेथ हो जाती है, ओके, ऑपरेशन ऑफ ड्यूटी, ऑपरेशन ऑफ ड्यूटी मतलब युद्ध करते टाइम पे उसकी डेथ हो गई, उसके फैमिली मेंबर को जो पेंशन मिलता है वो पूरा एग्जाम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो देखो हमने वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस इनकम व्हिच आर टैक्सेबल अंडर द हेड। ओके, हमने स्टार्टिंग किया था डिविडेंड, डिम डिविडेंड, इंटरेस्ट हमने पढ़ा, गिफ्ट पढ़ा, ओके, ये फैमिली पेंशन पढ़ा, वी हैव डिस्कस दिस प्रीमियम, और आगे मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट पढ़ाए कि भाई कौन कौन सी इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। तो ये हमने कुछ यहाँ पे 12 पॉइंट डिस्कस किए, फिर यहाँ पे 15 पॉइंट डिस्कस किए कि ये सब इनकम तो टैक्सेबल है, फिर डिम डिविडेंड टैक्सेबल है, देन वी हैव डिस्कस अबाउट दिस कैजुअल इनकम टैक्सेबल है, फिर हमने इंटरेस्ट के बारे में देखा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज टैक्सेबल है, फिर देन वी हैव डिस्कस दिस, इंटरेस्ट के बाद हमने ये प्लांट मशीनरी और फर्नीचर का जो हमें रेंट मिलता है वो देखा, देन वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रोविजन ऑफ गिफ्ट, then today we have discussed about the issue of shares at the premium wala point, then we have today discussed this family pension. So these are the other income which are taxable under the income from other sources. Okay, मैंने आपको बताया था ये चैप्टर हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे which incomes are taxable under these है, तो हमने कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है वो देखी। ओके, नाउ which expenses are allowed as a deduction। तो जब भी ये आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज गिननी है, कैसे कैलकुलेट करोगे कि हेड में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है वो आपको पता होनी चाहिए, और वो टैक्सेबल इनकम में से इनकम को कमाने के लिए जो कुछ भी एक्सपेंसेस किए हैं एक्सपेंसेस लेस होगा,
और जो डिफरेंस होगा दैट इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमने ये तो सीख लिया कि विच इनकम्स आर टैक्सेबल। नाउ वी हैव टू लर्न व्हाट विच एक्सपेंसेस आर अलाउड एज ए डिडक्शन। तो व्हाइल वी कैलकुलेटिंग द बिजनेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कौन कौन से एक्सपेंसेस का हमें डिडक्शन मिलता है वो हमें देखना है। तो सी ये छोटा सा 22 नंबर का पॉइंट, ये 6 एक्सपेंसेस आपको दिए हैं एंड दिस एक्सपेंसेस आर अलाउड एज ए डिडक्शन। सो अमाउंट नॉट, देखो यहाँ पे सॉरी एक सिंपल है कि भाई आप जो भी खर्चा करोगे ये इनकम को कमाने के लिए दैट इज अलाउड एज ए डिडक्शन। यहाँ क्या बोला है कि कौन सा एक्सपेंस नहीं मिलेगा, इसके अलावा का कोई भी एक्सपेंस अगर आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को कमाने के लिए किया है तो दैट इज अलाउड एज ए डिडक्शन। ओके, तो यहाँ क्या बोला है कि अमाउंट नॉट डिडक्टेबल इन कॉम्प्यूटिंग द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कौन से एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो इतने का नहीं मिलेगा, मतलब इसके बाद इसके अलावा जो भी एक्सपेंस है मिलेगा। देखो विच एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड, तो यहाँ ये पॉइंट नहीं कि विच एक्सपेंसेस आर अलाउड बट दे हैव एक्सप्लेन अस नेगेटिवली। ओके, तो पॉजिटिवली क्या होता है कि इफ एनी एक्सपेंस इज इनकर्ड to earn the income which is taxable under their income from other sources is allowed as a deduction। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी वाले केस में कुछ भी खर्चा करते हो उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा देखो ये मतलब कोई भी एक्सपेंस करोगे उसके अलावा तो दैट इज अलाउड इफ यू हैव इनकर्ड दैट एक्सपेंस फॉर अर्निंग दैट इनकम। लेकिन ये एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलता, तो विच एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड। देखो फॉलोइंग पेमेंट्स शैल नॉट बी डिडक्टेबल व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखो कौन से एक्सपेंसेस का नहीं मिलेगा डिडक्शन, पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो अगर आपने खर्चा आपके खुद पे किया है तो उसका डिडक्शन आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं ले सकते। इफ एनी एक्सपेंडिचर विच इज पर्सनल इन नेचर दैट एक्सपेंस इज नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन। सेम वे सपोज आपने कोई इंटरेस्ट और सैलरी आउटसाइड इंडिया पे किया और सी ऑन विच द टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड, टैक्स इज नॉट डिडक्टेड, मतलब टीडीएस आपने डिडक्ट नहीं किया। वो आपके पीजीबीपी में भी ये पॉइंट आता है, एक क्लास में मैंने पढ़ाया भी है आज, मतलब वो जो G8 वाले जो स्टूडेंट हैं, G2 वाले हैं उनको नहीं पता है और G5 वालों को पता है कि अगर आप इंडिया के बाहर कोई भी पेमेंट करते हो तो यू आर सपोज टू डिडक्ट द टीडीएस, यू हैव टू डिडक्ट द टीडीएस। ओके, बट सी सपोज इफ यू हैव नॉट डिडक्टेड द टीडीएस, तो इंडिया के बाहर कोई भी पेमेंट करते हो और टीडीएस नहीं डिडक्ट किया, इट इज नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन। सेम वे देखो ये अपने पीजीबीपी के ही पॉइंट है, अगर इंडिया के अंदर कोई पेमेंट करते हो जिसमें इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपको टीडीएस काटना चाहिए था, आपने नहीं काटा, तो जो भी एक्सपेंस है उसका 30% डिसअलाउ होगा। सपोज यू हैव टू मेक द पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो जो भी पेमेंट करते हो आपके लिए खर्चा है। ओके, बट वो खर्चे का 30% डिसअलाउ होगा। सपोज मुझे समझ लो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अर्न करने के लिए मैंने कोई कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया, सपोज कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रही है कि कोई प्रोफेशनल को अपॉइंट किया और उसका पेमेंट मुझे 1 लाख करना था और 1 लाख मैंने उसको पेमेंट भी किया, बट एज पर द प्रोविजन ऑफ द टीडीएस आई हैव टू डिडक्ट द टीडीएस, लेकिन मैंने टीडीएस नहीं काटा तो पूरा एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं होगा, सिर्फ 30% डिसअलाउ होगा। मतलब 1 लाख का 30% दैट इज 30,000 विल बी डिसअलाउ। ओके, मतलब पूरे 1 लाख डिसअलाउ नहीं था, 30,000 डिसअलाउ था। अभी ये पॉइंट भी आपको पता है कि किसी को भी आप 10,000 से ज्यादा पेमेंट करते हो और इफ द पेमेंट इज मेड बाय मोड अदर देन चेक, इट इज नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो इफ यू मेक द पेमेंट बाय मोड अदर देन कैश एक्सीडिंग ₹10,000, इट इज नॉट अलाउड। ये सभी पॉइंट हमने पीजीबीपी में पढ़े हैं। देखो इनकम टैक्स आज भी सम कराया था, आगे भी आपको एक सम कराया, उसमें बताया कि इनकम टैक्स इज नॉट एक्सपेंस एंड इट इज नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन। और ये पॉइंट भी आपको मैंने पढ़ा है कि any expenditure incurred for winning from lottery, crossword puzzles, races including horse race is not allowed as a deduction। ओके, हाँ देखो ये एक पॉइंट थोड़ा समझने जैसा है। अगर आपका बिजनेस क्या है, देखो आपको मैंने विनिंग फ्रॉम, ये एक पॉइंट थोड़ा समझ लीजिए कि रेसिस, अगर आपको विनिंग फ्रॉम रेसिस होता है, रेसिस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस और ये सब, तो ये इनकम हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। और देखो एक दूसरा पॉइंट भी है यहाँ पे कि अगर आप क्या करते हो, रेस ऑर्गेनाइज करते हो, रेस आप खुद खेलते नहीं हो लेकिन रेस ऑर्गेनाइज करते हो, तो दैट इज कॉल्ड ओविंग एंड मेंटेनिंग रेसेस, ओविंग एंड मेंटेनिंग रेसेस।
તો અહીંયા તમે રેસમાં રમતા નથી, પણ રેસ તમે જ ઓર્ગેનાઇઝ રાખવાનો છો. અહીંયાથી તમને કોઈ ઇન્કમ થશે ને, પીજીબીપીમાં નહીં, એ ઇન્કમ પણ ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સિસમાં ટેક્सेबल થાય, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ अ कैजुअल इनकम और अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होती है. लेकिन यहाँ पे अगर आप ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस करते हो और इसके लिए कुछ एक्सपेंसेस किए हैं तो दैट एक्सपेंसेस आर अलाउड. अगर रेस में खेलने के लिए अगर आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, कुछ खर्चा किया, उसका एक्सपेंस नॉट अलाउड. लेकिन ओविंग और मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस का खर्चा है, दैट विल बी अलाउड. दैट यू शुड बी केयरफुल. एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ओके, देखो एनी एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, ओके, एक्सेट्रा इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन. हम वही देख रहे हैं कि ये सब एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा. हाउएवर एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द असेसी फॉर एक्टिविटी ऑफ ओविंग एंड मेंटेनिंग द रेसेस शैल बी अलाउड एज ए डिडक्शन. तो इसका आपको डिडक्शन मिलेगा. ठीक है, देखो इसका आपको डिडक्शन मिलेगा. तो दीज आर द एक्सपेंसेस. देखो आप कोई भी एक्सपेंस करते हो अदर सोर्सेज के लिए डिडक्शन मिलेगा, लेकिन इतने एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा. ध्यान रखना है कि एक्सपेंडिचर पर्सनल है, डिडक्शन नहीं मिलेगा. अगर कोई भी इंटरेस्ट और सैलरी आप इंडिया के बाहर पे करते हो क्योंकि अदर सोर्सेज की इनकम को अर्न करने के लिए और उस पर आपने टीडीएस नहीं काटा है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा. सेम वे कि इंडिया के अंदर कोई पेमेंट करना था जिस पे आपको टीडीएस काटने की जरूरत है, सभी ट्रांजेक्शन में टीडीएस नहीं काटते. जो ट्रांजेक्शन में टीडीएस काटने की जरूरत है और आपने टीडीएस नहीं काटा तो 30% विल बी डिसअलाउड इफ यू हैव मेड द पेमेंट इन इंडिया. अगर किसी को कोई एक्सपेंस का पेमेंट करना है विच इज अदरवाइज अलाउड एज अ डिडक्शन, लेकिन वो पेमेंट अगर आपने कैश में कर दिया, वो सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे, दैट इज एक्सीडिंग ₹10,000, then that is also not allowed. इनकम टैक्स इज नॉट अलाउड. और विनिंग फ्रॉम लॉटरी वाला जो खर्चा है उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. हाँ, ओविंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस का जो एक्सपेंसेस है दैट इज अलाउड एज ए डिडक्शन. देखो विद दिस यहाँ पे ये पॉइंट पे मेरे सभी प्रोविजन इस चैप्टर के खत्म होते हैं. तो लीगली दिस चैप्टर इज ओवर. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज ओवर. नाउ दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल. देखो एग्जाम्पल नंबर 7 है, फिर इसका सॉल्यूशन दिया है. ओके, फिर ये एग्जाम्पल नंबर 9 है. ओके, 7 के बाद डायरेक्ट 9 है. 9 मतलब दूसरा एग्जाम्पल 2, फिर ये एक तीसरा एग्जाम्पल है 3, और एक चौथा एग्जाम्पल है, और एक 5वां एग्जाम्पल है, और एक 6ठा एग्जाम्पल, 7वां है. टोटल 7 छोटे छोटे सम्स है. ये सम्स मैंने जो पढ़ा है प्रोविजन उसके आधार पे ही है, इसमें कुछ नया नहीं होगा. ओके, बट सी एज आई हैव टोल्ड यू that your paper will not be a theoretical paper, it will be a practical paper. तो सी जितने हो सके 1-2 एग्जाम्पल हम आज करते हैं, बाकी के एग्जाम्पल हम tomorrow I will not take the lecture. बाकी के एग्जाम्पल I will take a same online lecture on Monday. और मंडे अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट के लेक्चर हो गए, मंडे कोई लेने वाला है? हेलो, नो सर. मंडे हम ये जो एग्जाम्पल करने 1 घंटे का काम है, ये एग्जाम्पल हम मंडे मॉर्निंग में ही खत्म कर लेंगे. ठीक है, मतलब मंडे इवनिंग में क्लास नहीं होगा. आई विल टेक द क्लास ऑन मंडे, बट सॉरी है, मंडे इवनिंग में ही रखना पड़ेगा बिकॉज आई विल कम फ्रॉम माई विलेज ऑन मंडे मॉर्निंग. तो मॉर्निंग में नहीं, मंडे को भी इवनिंग के ही क्लास रहेगा. तो 5 से 6 1 घंटा बैठ जाएंगे, या 6 से 7 1 घंटा बैठ जाएंगे. तो ऑन मंडे ऑफिशियली चैप्टर इज ओवर टुडे. ओके, सब पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए. अभी आज सिर्फ एग्जाम्पल करने, तो 6-7 एग्जाम्पल है आपकी प्रैक्टिस के लिए. तो ऑल दिस एग्जाम्पल वी विल सॉल्व 1 by 1. कोई भी एग्जाम्पल बाकी नहीं रखेंगे, हम सभी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. बट दैट वी विल डू ऑन मंडे. बट आज अभी आप इसके प्रोविजन पढ़ना चालू करें. आज जितने हो सकते हैं वो कर लेते. देखो एक छोटा सा 7वें नंबर का तो हो जाएगा. ये कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द स्टील एंड हैज नॉट कमेंस्ड द प्रोडक्शन. तो कोई कंपनी है, उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील का बिजनेस चालू किया और प्रोडक्शन नहीं चालू किया. इन प्लांट एंड मशीनरी वाज इन अ स्टेज ऑफ इरेक्शन. मतलब प्लांट एंड मशीनरी अभी इरेक्शन का मतलब अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका. Now during the previous year ending 31st March 2023, it has paid the interest on borrowing amounting rupees 10 lakh. Okay, मतलब आपने जो बोरोविंग आपने किया है, जो लोन लिया, जो कंपनी तुम्हारी बनी रही છે, कंपनी बनी નથી ગઈ, એના પર તમે વ્યાજ ચૂકવ્યું 20 લાખ રૂપિયા. Okay, it has also received the interest of 1.5 lakh on the investment in the short term deposit of the money not immediately required for business.
तो असेसिंग ऑफिसर हैज असेस्ड द इनकम अंडर द सोर्सेस, डिस्कस द करेक्टनेस ऑफ दिस सिस्टम। ओके, मतलब देखो यहाँ पे आप इसका आंसर क्या हो सकता है किसी ओके तो यहाँ पे क्या हुआ क्या है ये एग्जाम्पल में कि भाई कोई अपनी कंपनी बना रहा है, उसने कंपनी बना दी है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन अभी उसका प्लांट और मशीनरी का मतलब वो बिल्डिंग बन रही है, ये सब हो रहा है, मतलब कंपनी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी ये टाइम में उसने कोई लोन ले रखी है और वो लोन पे उसने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कुछ 20 लाख रुपीस, कितना है, इट हैज पेड 20 lakh rupees. Okay, it has paid the interest on borrowing amounting to rupees 20 lakh. तो 20 लाख रुपया उसने इंटरेस्ट पे किया, उसने लोन पे इंटरेस्ट पे किया 20 लाख रुपया। अभी आप समझ लो उसके पास तो ये एक पॉइंट हुआ, और ये कंपनी के पास कुछ एक्स्ट्रा फंड पड़े थे, उसने बैंक में रखा, और वो बैंक का जो भी रखा उसने उसका जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था, उस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे उसको वो कंपनी को इंटरेस्ट की इनकम हुई, और दैट इज रुपीज 1,50,000। ओके, तो इसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी वो आपको पूछा है। तो देखो ये लोन आपने क्यों लिया है, यू हैव नॉट टेकन द लोन टू मेक द इन्वेस्टमेंट। आपने लोन कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी की प्लांट एंड मशीनरी के लिए, कंपनी को आगे रन करने के लिए लोन लिया, मतलब दिस लोन इज टेकन बाय यू फॉर द बिजनेस पर्पस। ओके, और ये बिजनेस के लिए ये जो इंटरेस्ट आप कंपनी को चालू होने से पीरियड के पहले का अगर कोई इंटरेस्ट है तो दिस इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी कैपिटलाइज, और वो कैपिटलाइज करने के बाद आपको मैंने पढ़ाया है कि प्लांट एंड मशीनरी को आपने परचेज किया और उससे पहले का इंटरेस्ट है वो ब्लॉक ऑफ असेट में ऐड होता है, डेप्रिसिएशन में हमने पढ़ा। तो ये इंटरेस्ट का तो अदर सोर्सेज में डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वो ब्लॉक ऑफ असेट में ऐड होगा, क्योंकि आपने ये लोन जो भी ली है वो अपने बिजनेस की प्लांट एंड मशीनरी के लिए लिया। तो ये जो इंटरेस्ट है ना वो पीजीबीपी में उसका आपको डिडक्शन मिल सकता है, या तो फिर ये इंटरेस्ट जो है वो आपके ब्लॉक ऑफ असेट के अंदर ऐड हो जाएगा, बिकॉज इट इज द इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर दी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो भी इंटरेस्ट है वो असेट को, जो भी असेट को बाय करने के लिए लोन लिया है वो असेट के ब्लॉक के अंदर ऐड होता है, ऐसा आपको मैंने पढ़ा है। तो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको यहाँ नहीं लेकिन पीजीबीपी में अंदर कैपिटलाइज हो जाएगा। और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे आपको जो भी पैसा मिला, आपके पास उस एक्स्ट्रा फंड थे उसको बैंक में रखे, तो ये आपके लिए कहाँ टैक्सेबल होगा, दिस विल बी टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दिस इज व्हाट दिस पॉइंट सेज, यू कैन रिफर। देखो, interest income on the deposit made out of the surplus from before the commencement of business is taxable as the income under their income from other sources. But see, no part of the interest paid on the loan borrowed shall be allowed as a deduction under section 57, as the same was not borrowed wholly on exclusively for the purpose of earning the interest. તમે લોન ઇન્ટરેસ્ટ કમાવા માટે નથી લીધી, તમે લોન તમારા બિઝનેસ માટે લીધી, and whole of such interest paid shall be capitalized and therefore assessing officer is correct. तो assessing officer ने जो ये 1.5 लाख पे इनकम टैक्स मांगा है, तो assessing officer राइट है रॉन्ग है वो आपको पूछा था। तो यहाँ पे assessing officer जो भी इनकम टैक्स का उसने जो भी पैसा मांगा है, टैक्स मांगा है, ही इज राइट। ओके, तो आप बोलो कि मैंने 20 लाख इंटरेस्ट पे किया और 1,50,000 पे टैक्स लेने का, हाँ 20 लाख पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि वो कैपिटलाइज होने वाला है, लेकिन अभी आपने जो रिसीव किया दैट इज योर बिजनेस इनकम एंड विल बी सॉरी इट इज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज and will be taxable under these. Okay, let us see one example is given. The following income is received by Mr. Ronaldo. Okay, during the previous year. देखो रोनाल्डो समझ के ऐसा मत सोचना कि भैया नॉन रेसिडेंट है, जब तक नहीं बोला है कुछ यू डोंट प्रिडिक्ट दैट इट इज अ नॉन रेसिडेंट, वो रेसिडेंट असेसी ऐसा समझ लो। ओके, तो देखो ही इज अर्निंग फॉलोइंग इनकम, और आपको बोला कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखो इसको इनकम हो रहा है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड ए लैंड इन अफगानिस्तान। मैंने आपको पढ़ाया है कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज एग्जाम, बट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया। यहाँ पे इसकी लैंड कहाँ पे सिचुएटेड है, अफगानिस्तान में। तो ये 5,000 क्या होगा, एग्जाम होगा, टैक्सेबल होगा,
टैक्सेबल टैक्सेबल होगा, ठीक है। ये एग्जाम्प्ट नहीं होगा, अगर इंडिया में लैंड होती तो एग्जाम्प्ट होता, तो वो टैक्सेबल। देखो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट आपको बोला है, देखो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट आपको 100 रुपया मिलता है। मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर सेविंग बैंक अकाउंट ज्वाइंट है तो उसमें 3500 तक का अमाउंट मिलता है तो एग्जाम्प्ट होता है, सॉरी ज्वाइंट है तो 7000 तक एग्जाम्प्ट होता है, और अगर सिंगल अकाउंट है तो 3500 तक एग्जाम्प्ट होता है। ऐसा हमने आगे इंटरेस्ट वाले पॉइंट में पढ़ाया है। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, दैट पॉइंट वी हैव डिस्कस। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट के जो है उसमें हमने एग्जाम्पशन में पढ़े थे, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सपोज इफ यू रिसीव, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, अगर ज्वाइंट अकाउंट है, सॉरी सिंगल अकाउंट है तो 3500 तक एग्जाम, और अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 7000 इज एग्जाम इन केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, 3500 7000 याद रखना। तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट से आपको इंटरेस्ट मिला तो उसमें अगर 3500 तक है सिंगल में तो एग्जाम, और ज्वाइंट अकाउंट है तो 7000 तक एग्जाम। तो यहाँ पे देखो 100 रुपया ही आपको मिला है, ये सब अगर आप देखते हो तो हियर यू आर रिसीविंग ओनली ₹100, so that 100 is less than ₹3500। हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई ये असेसी ने ज्वाइंट अकाउंट नहीं सिंगल अकाउंट किया तो भी 3500 से कम है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। भी एज ए डायरेक्टर यू रिसीव्ड अ डायरेक्टर सिटिंग फीस टैक्सेबल होगा, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग टैक्सेबल होगा, ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम द फॉरेन कंपनी, डिविडेंड हमेशा टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल। देखो ग्राउंड लैंड फॉर द लैंड इन युगांडा, कोई पण जगह दुनिया में लैंड હોય એનું રેન્ટ મળે टैक्सेबल। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस आपको ग्रॉस दिया है, अगर नेट दिया होता तो ग्रॉस करना पड़ता, ये तो ग्रॉस ही दिया है तो टैक्सेबल होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, आपने कोई जगह पे पैसा रखा है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और वहां पे पैसा रखा है, देखो ये भी टैक्सेबल है, इसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा। रेंट पेएबल बाय राउंड मिस्टर रोनाल्डो फॉर द सबलेट हाउस, देखो आ सबलेट करी 26,250 रेंट पे करी, सबलेट में તમને સમજાયું તો કોઈની પાસેથી ભાડે લીધું ને તમે કોઈને ભાડે આપ્યું, કોઈને ભાડે આપ્યું એની 26,250 રેન્ટ મળી, પણ તમે ભાડે કેટલામાં લીધું 12,000 માં, तो दिस 12,000 इज एक्सपेंस अलाउड एज ए डिडक्शन। ये जो अदर एक्सपेंसेस सबलेटिंग के उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आपको ग्रॉस दिया है वो भी टैक्सेबल होगा 4,000, जब तक स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का नाम नहीं दिया है तब तक कोई एग्जाम नहीं होगा, ये भी टैक्सेबल होगा। ये सब कुछ नहीं, टोटल करने जैसा सम है। देखो ये सॉल्यूशन दिया है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर टैक्सेबल, डायरेक्टर फीस टैक्सेबल, ये रेंट जो मिला है सबलेटिंग का 26,250 એમાંથી 12,000 તમે રેન્ટ જે પે કર્યું, તમે કોઈની પાસેથી ભાડે લીધું એનું 12,000 રેન્ટ, એનો બીજો ખર્ચો થયો 1000, તો 26,250 માંથી 13,000 આપણે લેસ કરી દઈશું, બાકીના 13,500 13,250 ટેક્સેબલ ઇન્કમ થશે। તો મેં કોઈની પાસેથી ઘર લીધું કોઈ 12,000, પછી બીજો 1000 ખર્ચો કરીને કોઈને 26,250 માં ભાડે આપ્યું, તો આ બે વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે ધેટ ઇઝ ઇન્કમ ફ્રોમ સબલેટિંગ 13,250, ધેટ ઇઝ ટેક્સેબલ। ઓકે, ડિવિડન્ડ ઇન્કમ टैक्सेबल, ग्राउंड रेंट टैक्सेबल, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस गोस दिया टैक्सेबल, विनिंग फ्रॉम IFCI से बोला है टैक्सेबल। ओके, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज दिया है वो भी टैक्सेबल होगा। और सी इनकम फ्रॉम और ओके तो और इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज बोला है 4,000, तो ये सभी का हम टोटल करेंगे तो ये सिंपल सा सीधा साधा सेकेंड ईयर बीकॉम लेवल का एग्जाम्पल है। तो 47,750 वुड बी टैक्सेबल। देखो इंटरेस्ट का वो मैंने पॉइंट बताया कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से 3500 तक इंटरेस्ट मिलता है, एग्जाम अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 तक एग्जाम, ये गिफ्ट का पॉइंट है। ओके, आई थिंक आई शुड कंक्लूड माय लेक्चर हियर। ओके, ये जो पॉइंट नंबर यहाँ से 1 9 नंबर का एग्जाम्पल, એટલે 1 10 એટલે 2 પછી 11 એટલે 3 12 એટલે 4 13 એટલે 5 અને 14 5 6 6 छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है। तो मंडे हाफ एन आवर हम हाफ एन आवर या आवर भी हो सकता है, कुछ पॉइंट में ज्यादा डिस्कशन हुआ तो हाफ आवर हम मिलेंगे मंडे इवनिंग में, and evening I will take the online lecture and will complete this example। ऑफिशियली ये चैप्टर आज खत्म हो गया, लेकिन ये एग्जाम्पल्स आर फॉर योर प्रैक्टिस, सो दैट प्रैक्टिस वी विल डू ऑन मंडे, ठीक है। एनी वन हैज एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? हेलो, समझ में आया बेटा यहाँ तक?
यस सर। ओके, और देखो ये अदर अदर सोर्सेस में से या पीजीबीपी में से क्या आएगा, एक चीज तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जस्ट मिनट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, फिर बाद में करता हूँ आपसे। जस्ट मिनट। हेलो, am I audible? हेलो। Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, एक्चुअली आई एम अनेबल टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। जस्ट अ मिनट। यस, सो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग विथ यू, तो देखो एक चीज आप ध्यान में रखिए कि मेरा जो भी एग्जाम में पेपर आएगा वो पूरा पेपर प्रैक्टिकल होगा। कोई भी उसमें थियोरी, राइट अ शॉर्ट नोट और राइट अ नोट ऑन दिस और डिस्क्राइब दिस, ऐसा नहीं होगा। इट विल बी आइदर स्मॉल केस स्टडी, स्मॉल एग्जाम्पल, कैलकुलेटिव ही होगा, आपको आपका दिमाग लगा के ही आंसर देना है, ठीक है, ऐसा पेपर आएगा। ओके, અગેન ઇન મંડે, તો ये एक चीज बता रहा हूँ, એટલે થિયરી ગોખવા ના બેસશો, એટલા માટે હું અત્યારે તમને કહું છું, ખાલી समझीने વાંચજો। ओके, इसीलिए मैं आपको अभी इतना बता रहा हूँ कि आपके दो जो क्वेश्चन होंगे 20-20 मार्क के दो, और दोनों में और वाले में भी और जो एक्चुअल है, और दोनों में सब जगह पूरा पेपर प्रैक्टिकली रहेगा, समसी रहेंगे, कुछ केस स्टडी रहेगा, ऐसे सम हो गए, कुछ पूछा होगा यस और नो में आंसर, ऐसा कुछ। ओके, सो डोंट ટ્રાય ટુ કે ભાઈ થિયરી ગોખવા બેસું, એવું ના કરશો, પ્રોવિઝન બધા સમજીને વાંચજો। ઓકે, બટ ये अभी स्टॉप नहीं हो रहा है, तो राइट नाउ आई एम नॉट डिस्कसिंग दी पेपर स्टाइल, बट ये आपको मैं बता रहा हूँ कि देखो क्या होगा कि पेपर प्रैक्टिकली रहने वाला है आपका। दूसरा, 15 मतलब 20 मार्क के जो क्वेश्चन हो गए, लाइक पीजीबीपी की साइड से मैं बात करूँ तो पीजीबीपी के बेबी में से मुझे 20 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन पूछना है, तो जो क्वेश्चन 1 होगा उसमें 5 मार्क के या तो फिर 7-8-6 मार्क के 3 या 4 एग्जाम्पल हो गए, और उसके और में एक 10 या 15 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन होगा, और उसके साथ 5 मार्क का एक दूसरा छोटा होगा, ऐसा पीजीबीपी में होगा। और सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल इन अदर सोर्सेस ऑल्सो। अदर सोर्सेस में क्वेश्चन 1 અને क्वेश्चन 2 બેવ 10-10 मार्क ना 2-2 क्वेश्चन હશે। ओके, लेकिन होगा प्रैक्टिकल, इसीलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि भाई थियरी रट्टा मत मारिए। ओके, इनकम ટેક્સ ના પ્રોવિઝન ગોખવાની જરૂર નથી, સમજવાની જ જરૂર છે। 2-3 વાર સમજી લીધા, ઓટોમેટિક તમે સમ કરશો ને ત્યારે તમને એ યાદ આવશે। ओके, तो डोंट वेस्ट योर टाइम के लाइन टू लाइन वाचून गोखून ये धंधा मत करना। हम मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स। ओके, so right now I'm concluding my lecture. I don't know, my recording is not working properly. This Microsoft Team is get hang, so but you are listening, that is a good thing। So right now I'm concluding my lecture। Okay, Monday again we will meet around on 6 o'clock, 6 to 7 या 7:30 तक lecture रहेगा Monday, and we'll discuss all these examples। So good night to all of you। Okay, and all the best for your exams। Monday again we are meeting। Okay, and for any, if you are feeling that there is a doubt to you, you can message me। Okay, फोन करोगे फोन नहीं लगेगा आपका, क्योंकि आई हैव एक्टिवेटेड द डीएनडी, तो क्या है कि आप फोन करोगे ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो इफ यू आर एनी डाउट यू कैन मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली गिव द रिप्लाई टू योर मैसेज।
as and when I will get the time. Okay. So right now I'm concluding my lecture. If you want to leave, you can leave. So good night to all of you. Good night, sir. Good night. Thank you, sir. Okay.